Ever tried? Ever failed? No matter. Try again, fail again, fail better. हॉलीवुड के एक पॉपुलर एक्टर पीटर डिंकलेज ने यह बोला है अपने एक अवार्ड स्पीच में, जिसका मतलब है क्या आपने कभी कोशिश करी है और कोशिश करके अगर आपने कभी हार आपकी हुई है तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करिए, लेकिन इस बार जो आपने सीख ली पिछली हार से वो इंप्लीमेंट करिए, लेकिन चलते रहिए, कीप गोइंग। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। मैं हूं आपका मेंटर अनुराग त्यागी और फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और बार इस इंग्लिश क्लास में। अगर आप मेरी आवाज सही से सुन पा रहे हैं और वीडियो सही से देख पा रहे हैं तो एक बारी फटाफट से थम्स अप दे दीजिए। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं देख रहा हूं आप बहुत सारे लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं। आई कैन सी उत्कर्ष, आदित्य, रिया, साक्षी, शौर्य, हर्षिता, नवमी, शैजा, अमृता, अनन्या, एकता, रुजुता, प्रिया, टहानी, सुरभि, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आई गॉट द थम्स अप, मुझे आप लोगों का थम्स अप मिल गया। आई बिलीव ऑडियो एंड वीडियो बिल्कुल क्लियर है। स्टार्ट करते हैं चलिए आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग पोएट्री पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। ये दोनों ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने पोएम लिखी हैं, दोनों ही बहुत ही प्यारी पोएम्स हैं और आपको एक बड़ा मजेदार सा लेसन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टची सा लेसन आपको देके जाती हैं, सीख देके जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों को। बिफोर यू मूव अहेड, आज क्या प्लान रहने वाला है एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो लेसन है आई बिलीव वो किया था अच्छे से। आई होप आपको समझ में आया, उसके क्वेश्चंस आपने कर लिए, उसके डीएच आई होप आपने कर लिए हो। आज हम क्या करने वाले हैं, आज एज ऑलवेज एक वार्म अप गेम से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल मूव अहेड विद द पोएम्स। दोनों पोएम्स हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और साथ में पोल भी करेंगे। क्विज भी आप लोगों के लिए है जिसमें आपको बड़े सारे पोल क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो स्टे ट्यून्ड, अच्छे से ध्यान से सुनिएगा लेक्चर और फिर जवाब दीजिएगा, ठीक है। ग्रामर हम मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करने हैं क्योंकि अब हमने 3 लेसन कर लिए लिटरेचर के, अब हम इसके बाद ग्रामर एक बार स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो या तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में मोस्ट लाइकली, डोंट वरी अबाउट दैट, चिंता ना करें आप लोग। 10 हम लोग स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं चलिए गेम के साथ एज ऑलवेज। अगर आप लोग रेडी हैं तो थम्स अप दो फटाफट से, मुझे मिल रहा है वैसे थम्स अप ऑलरेडी। हाँ, क्लास के एंड में आई ट्राई टू हैव अ वीडियो कॉल, डेफिनेटली। आप लोग बोल रहे हैं वीडियो कॉल करेंगे, तो हाँ एंड में वीडियो कॉल करते हैं ना, क्यों नहीं। ये रहा गेम। क्या करना है आप लोगों को, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ बॉडी दैट द गिवन फूड आइटम्स रिजेंबल। आप स्क्रीन पे कुछ फूड आइटम्स अभी देखेंगे, आपको उन फूड आइटम्स को देख के ये पहचानना है कि वो कौन से बॉडी पार्ट से मैच करते हैं, ठीक है। ये काम बस करना है आपको। ये रहे आपके ऑप्शन स्क्रीन पर, ठीक है। हियर आर द ऑप्शंस। देखिए एक बार इन ऑप्शंस को, जैसे ये किससे रिजेंबल करता है, फिर ये किससे रिजेंबल करता है, फिर ये किससे रिजेंबल करता है। जिससे भी रिजेंबल करते हैं वहां भर देने आपको। जैसे ये जिससे रिजेंबल करता है 1 में आएगा। हिंट के लिए आपको एक लेटर भी दिया हुआ है उस वर्ड का। सिमिलरली 2 किससे रिजेंबल करता है वो 2 में भरना है और उसके लिए हिंट के लिए एक लेटर भी दिया हुआ है उस वर्ड का, है ना। ओके, मुझे मिलने शुरू हो गए हैं जवाब। ब्रेन, ओके मिल गया, पहला तो मिल गया है लगभग। सेकंड भी मिल गया है ऑलमोस्ट। आई थिंक फर्स्ट तो आ ही गया है आप लोगों के पास, सेकंड भी मिल रहा है मुझे, बट इतनी तेजी से जा रही है चैट अभी ऊपर कि मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट आ गया है, सेकंड भी आ गया है, थर्ड बताओ, थर्ड फटाफट से। ये किससे रिजेंबल करता है, ये वाला, ये वाला ही बता दो जल्दी से। ठीक है, ये भी मिल गया है मुझे, बहुत बढ़िया। फोर्थ, ये किससे रिजेंबल करता है, मुझे दिख रहा है चार्ट में, ये भी आना शुरू हो गया। ये किससे रिजेंबल करता है ये भी बताओ, बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ, 4 भी आ गया। 5 बताओ जल्दी से, 5 किससे रिजेंबल करता है। हाँ ठीक है, 5 बताओ, 5। ठीक है फाइन। आप लोगों में से कुछ ने 2 और 5 को कंफ्यूज कर लिया है शायद। अगर कंफ्यूजन हो गई है तो यहां देखिए, 2 में आपको स्टार्टिंग लेटर एल है और 5 में स्टार्टिंग लेटर के है, ठीक है। 6th वाला बताओ, 6th वाला बताइए जल्दी से, विदाउट एनी एड्यू जल्दी से बताओ 6th वाला। 6 वाला नहीं मिला, भी मिल गया, ठीक है फैंटास्टिक, मुझे बहुत बढ़िया, सारे रिस्पॉन्सेज मिल गए। आई होप आप सब लोगों ने भी सॉल्व कर लिया होगा। अब चलिए इसके आंसर्स देखते हैं फटाफट से। तो ये रहे आंसर्स आपके। सबसे पहला ये जो है आमंड, ये रिजेंबल करता है आपके ब्रेन से, तो ये हो गया ब्रेन आपका पहला, फाइन। दूसरा जो है ये रिजेंबल करता है आपके लंग्स से, है ना, फेफड़े जो आपके होते हैं, तो वो ये रहा दूसरा लंग्स। तीसरा जो है ये आपके रिजेंबल करता है हार्ट से, स्ट्रॉबेरी का कटा हुआ पोर्शन है तो आपका हार्ट लगभग ऐसे ही होता है, फिस्ट के जितना होता है, आपकी जितनी
ये मुट्ठी होती है, इतना बड़ा हार्ट होता है ना। तीसरा हार्ट हो गया। चौथा है आई के साथ ये रहा चौथा। और पांचवा है किडनी, राइट। और सिक्स्थ है फाइनली ईयर, ये जो आपका कान है ये वाला ईयर, ये रहा सिक्स्थ, ठीक है। 6 आई बिलीव सबके सब लोगों ने कर लिया हो। कितने लोग ऐसे हैं जो कि 6 के 6 कर पाए, या क्या स्कोर आपका रहा इसमें बताओ, फटाफट से बताइए क्या स्कोर रहा आप लोगों का। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 6 on 6, ये भी बता दो जल्दी से। राइट, मेजोरिटी का मुझे दिख रहा है कि 6 on 6 है। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, क्या बात है, शाबाश, आप लोगों ने तो मजा बांध दिया भाई, बहुत बढ़िया। आई कैन सी मेजोरिटी के 6 हैं, कुछ के 5 हैं, 4 हैं, नथिंग रॉन्ग, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वाला जो आपने अभी ये टेस्ट किया है, छोटा सा क्विज किया, इसको वर्ड पिक्चर एसोसिएशन बोलते हैं। आप पिक्चर्स को जब वर्ड से एसोसिएट करके कोई क्विज सॉल्व करें तो बेसिकली वहां ये अप्लाई होता है। एक बहुत ही मजेदार टेस्ट मुझे लगता है ये वाला। आई बिलीव आपने एंजॉय किया हो, आई होप। राइट, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसीजर, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। ठीक है, राइट, सो लेट्स बिगिन। मजा आई बिलीव आप लोगों को। आगे चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास विद द फर्स्ट टॉपिक जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो से स्टार्ट करते हैं, शुरू करें, करते हैं, ठीक है। आई कैन सी वट अबाउट कौन सी बुक से है आपकी जो फर्स्ट बुक है भाई, फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम है ना, जो पहली पोएम है वही है ये। मुझे तो क्वेश्चन, लव यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम लोग कर रहे हैं, क्लास है 1.5 घंटे की, बहुत आलतू फालतू सवाल नहीं करिएगा। क्लास में जो भी वाजिब सवाल हो वो कमेंट में करिएगा, मैं जवाब दे पाऊंगा, अदरवाइज मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि चैट बहुत तेजी से ऊपर जाता है, राइट। तो जो भी काम की बात है सिर्फ वो लिखिएगा चैट में। अब स्टार्ट करते हैं चलिए आज की क्लास को। जो पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, वो आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब एक बहुत ही जाने माने पोएट हैं और दुनिया में बहुत ख्याति है इनकी, और कुछ बहुत ही प्यारी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। वन ऑफ माय फेवरेट्स पोएम जो है द रोड नॉट टेकन, टू रोड्स डाइवर्स्ड ऑन यलोवुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड टू वेयर एंड लुक्ड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में पोएम पढ़ी है ना, तो ये बड़ी प्यारी पोएम मुझे लगती है, बहुत ही अच्छी पोएम्स इन्होंने लिखी हैं। आपकी क्लास में जो 2 पोएम्स इनकी हैं वो हैं डस्ट ऑफ स्नो और फायर नाइस, ये दोनों ही इन्होंने लिखी हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सार है इनका, छोटी सी पोएम है। ये जो पोएम है ये, इसमें आप क्या देखेंगे, बड़ी 2 स्टैंजा की 4 लगभग 8 लाइन की पोएम है। और इसमें आपको ये पता चलेगा, इसका मेजर थीम ये है कि लाइफ में कई बार बड़े छोटे छोटे से इवेंट जो होते हैं उनका भी बड़ा सिग्निफिकेंट असर होता है आपके ऊपर। कई बार आपकी लाइफ में बड़ा कोई छोटा सा होगा और एकदम से कुछ वो बड़ा तगड़ा चेंज ले आएगा आपकी लाइफ में। सो ये मेजर थीम है पहला। और दूसरा थीम जो इसका वो ये है कि नेचर जो है वो एक सोर्स है पेरिनियल जॉय का, हमेशा आपको आनंद देती रहती है नेचर, किसी ना किसी तरीके से आपका मूड अपलिफ्ट करती रहती है, ये भी इसका थीम है। ठीक है, स्टार्ट करें पोएम को भी एक बारी। आई बिलीव आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो नेचर लवर्स हैं, जिनको ऐसा, नेचर लवर्स कौन, मतलब किनको मैं मानूंगा, जो वो लोग जो कि जिनको कुछ नहीं चाहिए, जिनको बस एक जगह जाके बैठा दो नेचर में जहां शांति हो, पेड़ पौधे हो, चारों तरफ हरियाली हो, बर्ड्स हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो नेचर के करीब आपको ले आए, वहां पे आपको मजा आता है। कितने ऐसे लोग हैं, अगर ऐसे हैं तो एक बारी फटाफट से शाउट आउट दीजिए मुझे चैट में। मी, अच्छा, ऑल, मुझे तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मी 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 मी, ऊपर चला गया चैट, ऐसी है ना। कितनी अच्छी चीज है, मतलब नेचर। आप देखो ना, एक 12th क्लास में आप एक पोएम पढ़ेंगे, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, उसमें भी आप ऐसे देखेंगे कि नेचर के करीब अगर आप हो, इतनी सारी खूबसूरत चीजें भगवान ने आपके लिए बनाई है नेचर के फॉर्म में, और उन सब चीजों को आपको आनंद लेने के लिए छोड़ा हुआ है, मतलब वो जगह 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 फैली हुई है पूरी दुनिया में, राइट। चलिए एक ऐसे ही किस्से के बारे में पढ़ते हैं इस पोएम में। सबसे पहले ये हमने देख लिया है, अब स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। मैं रीड करता हूं। तो पोएट्री पढ़ने का तरीका क्या होता है, एनसीईआरटी ने आपके लिए बताया है ये आपकी बुक में। पोएट्री पढ़ने का तरीका ये होता है कि पहले पूरी पोएम को खुद से पढ़िए एक बारी अच्छे से, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका मतलब समझ लीजिए थ्रू डिक्शनरी, फिर उस पोएम का मतलब जानने की कोशिश करिए। क्योंकि पोएट्री का ऐसा हो सकता है कि एक फिक्स्ड मतलब ना हो सकता है आपको कोई कुछ और इंटरप्रिटेशन दे, आपके भाई कुछ और इंटरप्रिटेशन दे, आपके बड़े बहन कुछ और इंटरप्रिटेशन दे, आपके स्कूल के टीचर कुछ और इंटरप्रिटेशन दे, और मैं कुछ और दूं। ये डिपेंड करता है जो पढ़ने वाले को समझ में आया उस पर, क्योंकि हमारे आपके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग हैं, और पोएट जिसने जब लिखा है ये, तो उसका एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग होगा।
तो सब अपने अपने नजरिए से इसको देखेंगे, हो सकता है बिल्कुल अलग इंटरप्रिटेशन निकल के आए, और कोई भी इंटरप्रिटेशन गलत नहीं है। अच्छी बात यह है पोएट्री की, सारी इंटरप्रिटेशन सही है एज लॉन्ग एज आप एक वैलिड जस्टिफिकेशन दे पाए कि आपको ऐसा क्यों लगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए अब इधर। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. बारी बारी से चलते हैं फटाफट से, छोटी सी पोएम है, एक ही बारी में इसका मतलब आप इजीली समझ जाएंगे, लेकिन जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं पहले वो बता देता हूं। सबसे पहले आप देखते हैं शुक, ये शुक जो है शेक की पास्ट फॉर्म है, शेक मतलब हिलाना। ठीक है, डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो मतलब स्नो का जो एक छोटा सा पाउडर है, स्नो का एक छोटा सा पार्टिकल्स, उनकी बात हो रही है। डस्ट ऑफ स्नो सिंपली मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या हो गया? पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो के कुछ पार्टिकल्स बस। फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, अब हैमलॉक ट्री क्या होता है? तो हैमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसके व्हाइट फ्लावर्स होते हैं, लेकिन इसके जो लीव्स हैं वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, अगर कोई गलती से उनको खा ले तो डेथ हो सकती है उसकी। Has given my heart a change of mood, given my heart a change of mood, change of mood मतलब मूड बदल गया मेरा, and saved some part of a day I had rued, rued का मतलब होता है held in regret, एक ऐसा दिन जिसमें आप थोड़ा रिग्रेटफुल हो, मतलब आप पछता रहे हो किसी चीज को लेके, या सिंपल अक्षरों में बोला जाए तो सैड, यानी कि आप थोड़ा सा सैड या डिप्रेस्ड हैं, अच्छा दिन नहीं गया है आपका अभी तक। तो पोएट क्या बोलता है? कोई बोल रहा है धतूरे का पेड़, हाँ मतलब धतूरा हमारे यहां जो होता है वो भी पॉइजनस होता है, बट अगेन ये धतूरे वाला पेड़ नहीं होता है, सो सॉरी टू ब्रेक योर इल्यूजन। देखिए क्या होता है, पोएम बताता हूं एक बारी। क्या होता है इसमें, एक छोटा सा पहले जो स्टैंजा है उसको देखते हैं पहले। तो पोएट एक छोटा सा अपनी लाइफ का एक इंस्टेंस, एक किस्सा नरेट करता है। क्या होता है, पोएट कहीं से जा रहा होता है, जहां से जा रहा होता है वहां पर एक पेड़ होता है, हैमलॉक का पेड़ या हैमलॉक ट्री होता है, जो कि पूरा कवर्ड है स्नो के साथ, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, अच्छे से कवर्ड है वो स्नो के साथ। जब पोएट वहां से गुजर रहा होता है तो उसी स्नो लेडन हैमलॉक ट्री के ऊपर एक बर्ड बैठा होता है, क्रो बैठा होता है, कौवा बैठा होता है, और जैसे ही पोएट वहां से गुजर रहा होता है कौवा उस पेड़ पे बैठा हुआ वहां से एकदम से उड़ता है। जैसे ही कौवा उड़ता है तो उसके ऊपर जो वहां पर हैमलॉक ट्री के ऊपर जो थोड़ी सी स्नो थी वो वहां से हिलती है और वो पोएट के ऊपर गिर जाती है। इमेज से आप देख रहे होंगे अच्छे से। और पोएट का दिन, पोएट बोलते हैं दूसरे स्टैंजा में कि अभी तक मेरा दिन बहुत ही खराब जा रहा था, अभी तक मैं बड़ा सैड था, पूरा दिन मेरा ऐसा जा रहा था, बहुत ही डिप्रेसिव सा, लेकिन जैसे ही मेरे पर ये स्नो गिरी, पार्टिकल्स ऑफ स्नो मेरे सिर पर गिरे, जैसे ही एकदम से मेरा मूड जो है वो बदल गया। इट हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा दिल एकदम से बदल गया है, मेरा मूड एकदम से बदल गया है। जहां पहले मैं सैड या डिप्रेस था वहां मैं बड़ा खुश हो गया हूं, चेयरफुल हो गया हूं। अब सुनने में तो ये बड़ी बेसिक सी बात लग रही है पूरी पोएम, है ना? क्या कि भाई एक पोएट कहीं से जा रहा है, उसके ऊपर वहां जाते हुए रास्ते में कुछ स्नो के पार्टिकल्स गिरे, क्यों गिरे? क्योंकि वहीं पर जो हैमलॉक ट्री था उसके ऊपर एक कौवा उड़ के चला गया वहां से, बस इतना सा इंस्टेंस है। लेकिन यहां से क्या बोलना चाहा, तो दो वही पॉइंट। सबसे पहले है कि आपकी लाइफ में कई बार बड़े छोटे छोटे से इंस्टेंस होते हैं जिसकी वजह से आपका मूड यूं चेयरफुल हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है, आप कई बार घर पे होते हैं, आप बड़े सैड से होते हैं, एकदम से आपके घर पे कोई बच्चा आ जाए और वो आपके साथ खेलने लगे, हंसने लगे, तो एकदम से आपका चेयरफुल मूड हो जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, लिफ्ट में आपको कोई छोटा सा बच्चा मिला खेलता हुआ, आप उसके साथ खेलने लगे, है ना? या आपको कोई पुराना जानकार मिल जाए एकदम से कहीं जाते हुए, तो भी आपका मूड कई दफा बदल जाता है ना? तो आपकी लाइफ में बड़े छोटे छोटे इंस्टेंसेस जो होते हैं वो आपका मूड एकदम बदल देते हैं। आप उनके अंदर पावर होती है, या नेचर के अंदर पावर होती है कि आपका मूड तुरंत बदल सकती है। वो पहला। दूसरा जो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहा पोएट ने, वो हमारे सुपरस्टिशंस का जवाब को क्रॉस करने की कोशिश करिए। हम लोग कई चीजों में अंधविश्वास रखते हैं, जैसे क्या, आप लोग देखिए यहां पर 3 सिंबल ऐसे यूज करे हैं पोएट ने, जिनमें सबसे पहला सिंबल है क्रो। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया ये भाई। सबसे पहला सिंबल है क्रो। दूसरा यहां पर आप देखते हैं ये हैमलॉक ट्री, राइट? और तीसरा है स्नो। ये 3 चीजें मेजर आप यहां पर देखते हैं इस पोएम में। इनमें से भी जो 2 सिंबल है ना, एक तो ये क्रो और एक ये हैमलॉक ट्री,
इन दोनों को बुरा माना जाता है, अनलक्की माना जाता है, इल ओमेन से एसोसिएट किया जाता है। इल ओमेन, ओमेन मतलब होता है संकेत किसी चीज का, होने वाली चीज का, शुभ या अशुभ आपने सुना होगा, तो इल ओमेन मतलब अशुभ। तो क्रो जो है वो एक बहुत ही मतलब एक ऐसा बर्ड है जिसको आप ज्यादा पोम्स में नहीं देखते, आप ज्यादातर नाइटिंगेल या कुकू को सुनते होंगे पोम्स में, है ना, देखते होंगे उनको, बड़े सुंदर से भी होते हैं और गाते भी अच्छा है। तो कौवा ना देखने में अच्छा लगता है ट्रेडिशनली जैसा माना जाता है, हाँ, ना देखने में अच्छा लगता है, ना आवाज उसकी अच्छी होती है, लेकिन पोएट ने जान के उसको यहां यूज करा। दूसरा, यहां पर हैमलॉक ट्री यूज किया गया, पोएट ने अपनी पोएम में हैमलॉक ट्री यूज करा, ना मेपल यूज करा, ना पाइन यूज करा, जो कि ट्रेडिशनली ज्यादातर पोएम्स में इस्तेमाल होते हैं, बड़े खूबसूरत पेड़ होते हैं, लेकिन उसको ना यूज करके पॉइजनस ट्री को पोएट ने यूज करा। ये दोनों ही सिंबल हैं इल ओमन के, ये दोनों ही इल ओमन कन्वे करते हैं। इल ओमन मतलब अशुभ संकेत, ट्रेडिशनली ऐसा माना जाता है, मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रहा हूं यहां पर, ट्रेडिशनली माना जाता है इन दोनों को नेगेटिव या इनका एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ जोड़ा जाता है ना। लेकिन पोएट ने इन दोनों यहां पर चीजों को क्या कन्वे करने के लिए दिखाया है, पोएट ने इन दोनों चीजों को ये इसलिए यूज किया है, ये बताया है यहां इस पोएम में कि ऐसी चीजें जिनको हम नेगेटिव मानते हैं नेचर के अंदर, उन चीजों के अंदर भी ऐसी पावर होती है, या उन चीजों को भी नेचर ने ऐसी पावर बख्शी है कि वो एक इंसान का मूड बेकार से अच्छा कर सकते हैं। यानी कि क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश करिए इन शॉर्ट, कि नेचर में कुछ भी चीज अनलक्की होती नहीं है। हम ही लोग हैं जो कुछ चीजों को अशुभ मान लेते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ऐसा हो जाएगा, और कौवा अगर आ गया तो ऐसा हो जाएगा, और रात में सपने में अगर वो आ गया तो ऐसा हो जाएगा। हम लोग हैं ना, हमारे कुछ कुछ सुपरस्टिशन, तो उन सुपरस्टिशंस को कट ऑफ करने के लिए राइटर ने, पोएट ने यहां पर यह बोला है कि आपकी लाइफ में या नेचर में जिन भी चीजों को आप जिस भी कॉनोटेशन से अटैच करते हैं, सब चीजों का एक पॉजिटिव कॉनोटेशन ही है नेचर में। नेचर तो एक अल्टीमेट या परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय है, हर एक चीज उसकी हमारे इंसानों को जॉय देने के लिए ही बनाई गई है, जॉय ही देती है, कुछ भी चीज बुरी या अनलकी नहीं है। क्लियर है क्या ये आप लोगों को? सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास, ठीक है, क्या आप लोगों को ये क्लियर है क्या बोलना चाहा मैंने? अब देखो यहां क्रो और हैमलॉक ट्री तो थोड़ा सा नेगेटिव या नेगेटिव कॉनोटेशन का या इल ओमन का मैसेज देते हैं, जो कि सैडनेस से जुड़े हुए हैं यहां पर, है ना। वेयर स्नो जो है वो क्या कन्वे करती है, वो एक सिंबल है, किस चीज का? वो सिंबल है नेचर का, जो अल्टीमेट जॉय है, नेचर की जो ब्लेसिंग है उसका। कैसे कि क्रो और हैमलॉक ट्री थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन कन्वे कर रहे हैं यहां पर, वेराज जो ये स्नो है उसके आते ही पोएट का मूड एकदम से बदल गया, तो वो नेचर की ब्लेसिंग की तरह आप यहां पर देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को कोई मुश्किल इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल सा है ये, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा प्यारा सा मैसेज है, आप लोगों को समझना चाहिए। आपकी लाइफ अगर कभी डिफिकल्ट चल रही हो, परेशानी चल रही हो, तो नेचर में जाके कुछ आप एंजॉय कर लो, कुछ भी चीज अपने चार तरफ आपके नेचर भगवान ने दी हुई है, उसको देख लो, आपका मूड तुरंत बदल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर देखने को मिलेगा ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो क्या मैसेज मिलता है पहले ये बताइए फटाफट से बताइए क्या मैसेज मिलता है इस पोएम से। आई एम सीइंग योर मैसेजेस, जल्दी बताइए आपको क्या मैसेज लगता है इस पोएम से, क्या समझ में आया? एक दो चीजें मैंने बताई, आपको भी हो सकता है कुछ और उससे समझ में आया हो अलग, वो भी बताइए। जो पोएटिक डिवाइसेस है वो इसके बाद डिस्कस करते हैं। शुक का मतलब होता है, शुक जो होती है वो पास्ट फॉर्म होती है शेक का, शेक मतलब हिलाना, ठीक है। तो एक क्रो ने हिलाया डस्ट ऑफ स्नो को फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, जो कि जिसकी वजह से मेरा दिल जो है उसका मूड बदल गया, और मेरा दिन जो था, जो कि अभी तक बहुत डिप्रेस सा जा रहा था, खराब जा रहा था, वो अच्छा हो गया, ये मतलब है इसका। पॉजिटिविटी, ऑलवेज बी पॉजिटिव कोई बोल रहा है, पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव, ये मैसेज मिलता है हम लोगों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेचर, थिंक पॉजिटिव कोई बोल रहा है, बहुत बढ़िया, ऑलवेज बी पॉजिटिव, बस इतना ही पढ़ पा रहा हूं मैं, बाकी बहुत तेजी जा रहे हैं मैसेजेस। ओके, सबसे पहला मैसेज ये मिलता है आप लोगों को, दैट नथिंग, बल्कि नथिंग नहीं, एवरीथिंग इन नेचर हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन अस ह्यूमंस। ह्यूमंस के ऊपर हमेशा नेचर में जो भी चीज हो उसका, सब चीजों का एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है। नथिंग हैज या नथिंग इज इनऑस्पिशियस, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनलक्की हो, अनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस किसी को, इनऑस्पिशियस मतलब, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो अनऑस्पिशियस हो, ठीक है।
ये पहला मैसेज है। और कुछ, क्या कुछ और ले सकते हैं हम मैसेज इससे? एवरीथिंग इन नेचर इज पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा मैसेज क्या मिल सकता है आपको? हाँ, ये आप लोग जो लिख रहे हैं, ऑलवेज वी शुड ऑलवेज स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहना चाहिए हमेशा हम लोगों को, एंड पॉजिटिव। अब ये नेचर में जो भी कुछ हुआ वो पोएट ने नोटिस करा ना, एक छोटा सा इवेंट हुआ उसके साथ, उसको उसने नोटिस करके यहाँ पोएम में लिख दिया आपके सामने। उसने नोटिस करा, उसके मन में थी पॉजिटिविटी, इसलिए। हो सकता है कोई और होता तो ऐसे ही चला जाता, उसके ऊपर गिर गई, स्नो गिर गई, नहीं नोटिस करा उसने, है ना। तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी, आपके मन में एक पॉजिटिव होप होनी चाहिए। बोले आता है होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ द थिंग्स एवर, एंड अ गुड थिंग हार्डली एवर डाइज। होप एक बहुत अच्छी चीज है, और शायद सारी अच्छी चीजों में सबसे अच्छी चीज है, और कोई भी अच्छी चीज कभी खत्म नहीं होती, इसलिए हमेशा मन में होप रखिए अपने, ये बोला जाता है। तो ये मैसेज भी आपको पोएम देती है। फटाफट से कुछ इसकी राइम स्कीम बता दीजिए अब मुझे पोएम की। राइम स्कीम के लिए बल्कि मैं आप लोगों को ये जानना चाहता हूं, आपको राइम स्कीम निकालना आता है कि नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन है सीधा आप लोग के लिए, हियर इज द क्वेश्चन। वो सीधा क्वेश्चन का आंसर ही दे दीजिए आप लोग, ठीक है। मैं एक पोल दे रहा हूं आप लोगों को, स्टार्ट करिए फटाफट से। ये रही पूरी पोम। किन किन वर्ड्स को आपको देखना है? तो इन वर्ड्स को आपको देखना है। ये जो वर्ड है, ये, इसको, 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 इन चारों वर्ड्स को देख के आप इजीली राइम स्कीम निकाल सकते हैं। बताइए, आंसर दो फटाफट से। बड़ा सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल है, आई बिलीव। इजीली आप बता सकते हैं। हर एक पोम का एक पैटर्न होता है हमेशा, जिसमें वो लिखा होता है ना, उसी को आप राइम स्कीम बोलते हैं। उसकी एंडिंग जो वर्ड्स कुछ राइम करते हैं सिंपली। तो क्या पैटर्न है, एक बार इसका देख लेते हैं। देखिए, ये जो क्रो है, इसमें जो आवाज आ रही है उसको हम मान लेते हैं ए आ रही है यहां से आवाज। क्या क्रो जैसा कोई और वर्ड है? मी से क्या वही आवाज आ रही है जो क्रो से आ रही है? नहीं। स्नो से आ रही है? हां। तो क्रो और स्नो के लिए, दोनों के लिए ए लिख लिया। अब ये जो मी है, इसके लिए बी लिख लिया। मी जैसा कोई और वर्ड है तो ट्री भी मी जैसा ही है, ये ए बी ए बी। ये हो गया पहला स्टैंजा। दूसरा स्टैंजा भी देख लो। हार्ट जो है उससे ए के ए मान लेते हैं एक सेकंड के लिए उसे। मूड, क्या हार्ट जैसी आवाज मूड में आ रही है? नहीं। हार्ट जैसी पार्ट में आ रही है? जी हां, तो इसको भी ए मान लेते हैं। और मूड और रूड फिर से एक से हैं, तो फिर से ए बी। राइम स्कीम क्या हो गई? ये राइम स्कीम हो गई आपकी, ए बी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, है ना। 77% ने करेक्ट निकाला है। जिन लोगों ने गलत निकाला, क्या उनको समझ में आ गया राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? राइम स्कीम निकालना बहुत ही सिंपल है, और आप लोगों को अगर एग्जाम में राइम स्कीम पूछने के लिए आते हो तो हमेशा ऐसे एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा आपको। एक आपको वहां पे लिखा हुआ होगा एक्सट्रैक्ट या पोम दी जाएगी, एक पोर्शन, और बोला जाएगा इसकी राइम स्कीम बताओ। तो आपको राइम स्कीम निकालने का तरीका समझ में आना चाहिए। ऐसे लास्ट के वर्ड देखे जाते हैं और उनमें जो साउंड आ रहा होता है वो चेक किया जाता है बस, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से। Why does the poet call it dust of snow? पोएट जो है डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोलता है? जो उसके ऊपर गिरता है उसको। Why does the poet call it dust of snow? Snow particles were too tiny, they came over him like dust, they felt like dust, they looked like dust. क्यों बोलता है? पोएटिक डिवाइसेस के जस्ट बात करेंगे, फायर एंड आइस भी इसके बात करेंगे। आज की क्लास में होगा सब, आप चिंता ना करो। पोल डिडंट शो, ऐसा कोई बोल रहा है तो पोल चेक नहीं किया। एक बार आप वापस ऐप से एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करिए क्लास को, हो सकता है ये बैक एंड का इश्यू हो। सिंपल है बिल्कुल इसका आंसर। देखो, डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोला है? क्योंकि जो स्नो के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरे, वो पार्टिकल जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स थे ना, बिल्कुल वो, इसलिए उसको डस्ट बोला है। जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ऐसे स्नो के पार्टिकल्स होते हैं। तो स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, बहुत छोटे थे इसलिए। नेक्स्ट, क्यों ओ हो दे केम ओवर हिम लाइक डस्ट? स्नो पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे थे इस वजह से भाई, सिंपल। नेक्स्ट, इसका करेक्ट बताओ फटाफट से। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूड, ये जो वर्ड रूड है यहां पर, इसका मीनिंग आपसे पूछा है, बताइए इसका मीनिंग क्या होता है? रूइंड, हेल्ड इन रिग्रेट, रूल्ड या कॉन्कर्ड? ये कई दफा एग्जाम में आया है आप लोगों के।
बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि रूड का मीनिंग क्या है, ये बताइए, बताइए फटाफट से, क्या मतलब है इसका। पोल नॉट शो, कोई बोल रहा है पोल इज नॉट शो। ये तो भाई साहब इंग्लिश भी तबाही कर रखी है आपने। पोल, अच्छा ठीक है, मैं बैकएंड टीम से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पोल चेक करें एक बार ऐप पे, क्या पोल का इशू है, क्योंकि कुछ बच्चों को पोल नहीं मिल रहा है अभी, तो प्लीज चेक इट वंस। वो चेक कर रहे हैं, आप भी अपने एंड से एक बार दोबारा स्टार्ट करके देख लीजिए आप इसको, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलिए आगे। इजी सिंपल बिल्कुल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेल्ड इन रिग्रेट। रिग्रेट मतलब क्या होता है, पछताना किसी बात पे। आप रिग्रेट करते हैं, अगर आपने कुछ गलत किया हो तो आप पछताते हैं उसको लेके, है ना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ये तो सही होना चाहिए यार, ये भी 74%, 16% ने रूइंड बोला है, क्यों पता नहीं, मैं नहीं जानता। एनीवे, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। Through the poem Dust of Snow, Robert Frost is trying to shatter all the beliefs that humans have about the things that they consider dash. Ill omens, superstitions, orthodox या all of these? सोच के बोलिएगा इसको, हां। हो सकता है इसमें आपको एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट लग रहे हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वाला ऑप्शन चूज करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश वाली क्लास पैरेलली आपको मिल जाएगी ऐप पर, मिसेस पैक्लेटाइट्स टाइगर वाला चैप्टर वहां चल रहा है, तो यू कैन गो थ्रू दैट क्लास, स्टडी दैट चैप्टर। ऐप में आपको पैरेलली मिल जाएगी जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बच्चे। ऑल राइट, ध्यान से दीजिएगा इसका जवाब भाई। ओके, करेक्ट आंसर, तो पोएट ये बोलता है जो भी हमारे बिलीव्स हैं अबाउट इल ओमेंस, बैड चीजों को लेके, कुछ हम अशुभ मानते हैं चीजें, उन चीजों को लेके हमारे जो भी बिलीव्स हैं उन सबको शैटर किया है उसने यहां पर। करेक्ट आंसर होगा ए। हे भगवान 36। ऑर्थोडॉक्स कैसे है ये बताओ, जिन्होंने ऑल ऑफ दीज बोला है वो ऑर्थोडॉक्स क्यों मानते यहां पर कंसिडर कर रहे हैं, ऑर्थोडॉक्स कैसे हो सकता है करेक्ट। हमारे ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स को थोड़ी चैलेंज किया है उसने, हमारे सुपरस्टिशंस को एक बारी मैं मान सकता हूं, लेकिन मेजॉरिटी इलोमेंस पे फोकस करा है, जो अशुभ चीजें मानते हैं, अंधविश्वास होता है सुपरस्टिशन। ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स मतलब वो बिलीव जो चलते आ रहे हैं ट्रेडिशनली, हो सकता है उनमें से कुछ सही भी हो, तो ऑर्थोडॉक्स को तो बिल्कुल चैलेंज नहीं है, इसलिए ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, नन ऑफ। आगे चलिए नेक्स्ट। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हिच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है, देखिए ये पोएम में अगर कुछ आता है तो यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मानिए आप। कौन सी ऐसी चीजें हैं यहां पर जिनको नेगेटिव सिंबल्स की तरह इस्तेमाल किया है पोएट ने, या जिनकी एक नेगेटिव कोनोटेशन है, लेकिन उसने पोएट ने यहां पर उनको पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज किया है। पॉजिटिव इफेक्ट, शैटर मतलब ब्रेक, शैटर का मतलब कोई पूछ रहा है, शैटर मतलब ब्रेक, आपका कोई बिलीफ शैटर करने के लिए, मतलब आपका कोई बिलीफ ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए। हैमलॉक ट्री एंड क्रो, क्रो एंड स्नो, स्नो एंड हैमलॉक ट्री, क्रो एंड डस्ट, ठीक है। इसमें ही बोल देना आप लोग कुछ गलत सही, मुझे आई एम श्योर ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे जिसमें आपने गलती कर दी भाई। बच्चा पार्टी, कम ऑन, चेयर अप, थोड़ा सा बकल अप योर सीट्स, अपने थोड़ा सा टाइटन अप कर लो अपने आप को, ऐसे कैसे आप गलतियां कर रहे हो उसमें बेसिक सवालों में। करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन ए, बिल्कुल सही, हैमलॉक ट्री एंड स्नो, सॉरी हैमलॉक ट्री एंड क्रो। हैमलॉक ट्री कन्वे करता है, उसका पॉइजनस होता है वो प्लांट, इसलिए वो डेथ या सैडनेस से रिलेटेड मानिए, और क्रो को हम काफी समय से जानते हैं कि वो इल अशुभ माना जाता है थोड़ा सा, तो दोनों ही सिंबल है नेगेटिविटी के या सैडनेस के या डेथ के, आप कुछ भी मान सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 86%। फाइनली, थैंक यू। ओके, अब चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन इसका। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, व्हाट इज द पोएट्स मूड नाउ। अब क्या मूड है पोएट का, गलती से गलत हो गया, इट्स ओके, कोई बात नहीं भाई, मेरी क्लास में आप लोग खूब गलतियां करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस गलती रिपीट नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। गलतियां रिपीट नहीं करनी, गलतियां नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई, गलतियां क्या करो आप जरूरी, अगर गलती नहीं कर रहे हो इसका मतलब गलत कर रहे हो आप। सबसे बड़ी गलती ना करना ही होती है। ओके, तो पोएट का मूड कैसा है, अब पोएट बोलता है ना, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अब कैसा मूड है इन दो लाइंस के बाद, भाई ध्यान रखना है, कभी इससे पहले चूज कर लो। अप्रिशिएटिव ऑफ नेचर, थॉटफुल, हैप्पी या कूल, कैसा मूड है। बड़ा सिंपल सा आंसर है ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन में गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर है, लेकिन क्या गलती होती है ध्यान से सुनिए। जैसे यहां लाइंस दे दी मैंने दो, आपको क्या समझना था इन लाइंस के थ्रू कि अब
कैसा मूड है। कई बार बच्चे क्या टिक कर देते हैं आंसर की स्टार्टिंग में मूड कैसा था, डिप्रेस्ड मूड था कि कैसा था, ठीक है। और कई बार मतलब आपको क्वेश्चन देख के समझना होता है कि पूछा क्या गया है, क्या बाद का मूड पूछा गया है पोएट का या पहले का मूड पूछा गया है। कई जगह पूछा था हाउ हैज हिज मूड चेंज्ड, तो आपको बताना होता है पहले वो सैड या डिप्रेस था, अब वो पॉजिटिव या हैप्पी हो गया है, ऐसे बताना है होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 57% अप्रिशिएटिव ऑफ नेचर ए। यार इन दो लाइंस के थ्रू आपको कैसे पता चला दैट ही इज अप्रिशिएटिव ऑफ नेचर, ये मुझे आप बताओ, है ना। प्लीज बी कंसिडरेट, चेंज ऑफ मूड मतलब उसका मूड कैसा हो गया है, अब ये पूछा गया, सीधा सीधा क्वेश्चन था, अब हैप्पी या चेयरफुल हो गया, ये आंसर आना चाहिए था। आई डोंट नो क्या कर रहे हो आप लोग। पोएटिक डिवाइस डिस्कस करते हैं, लेकिन आपकी स्टैंडिंग्स देख लेते हैं एक बारी। जयान अहमद, पंकज एंड पलक, वेल डन, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। आर्यन कुमार, आकाश, दिनेश, अदिति गर्ग, हर्ष, मनीष एंड ओम गुप्ता, वेल डन। आप सब लोगों के 5 आउट ऑफ 5 हैं, कीप इट अप, अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखिए। बाकी लोग जो नहीं है लीडर बोर्ड में, वो जल्दी से आने की कोशिश करो, इतने इजी क्वेश्चंस आप लोग का आंसर गड़बड़ कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, देखो प्लीज। हाँ आगे चलते हैं, चलिए अब पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं। पोएटिक डिवाइसेस देखने से पहले एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों को पोएटिक डिवाइसेस का क्या मतलब पता है, क्या होते हैं पोएटिक डिवाइसेस। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि हर चीज में, या जैसे हम लोग कहीं जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो हम लोग अच्छे से तैयार होकर जाते हैं, ऑर्नामेंट्स पहन के जाते हैं। ऐसे ही भाषा में जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, भाषा के जो आभूषण होते हैं, उनको लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस बोला जाता है। सिंपल अक्षरों में बताऊं तो अगर भाषा को आपको सुसज्जित करना है, भाषा को थोड़ा सा और अच्छे से बोलना है, तो आप पोएटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी में लिखा है किसी ने अलंकार, तो हाँ हिंदी मीनिंग ये है, लेकिन इसका मतलब पर्पस क्या है पोएटिक डिवाइसेस यूज करने का, तो भाषा को और अच्छे से इन्फ्लुएंशियल बनाना, सुनने में अच्छी लगे और अच्छा बनाना है ऐसे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो मैं क्लास में और आप सामने बैठे हैं और आपने बड़ा अच्छा कोई जवाब दे दिया, मैं अच्छे से इंप्रेस हो गया आपसे, तो मैं बोल सकता हूं यू आर अ वेरी गुड किड या यू आर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। ये हो गया एक तरीका आपको अप्रिशिएट करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मैं बोल दूं यू आर द आइंस्टाइन ऑफ माय क्लास, यार तुम तो आइंस्टाइन हो मेरे क्लास के यार, है ना। तो मेरी बात में थोड़ा सा दम ऐड हो गया और थोड़ा अच्छा लग रहा, सुनने में अच्छा लगने लगा। ये जो होता है, ये मैंने यहां पर एक पोएटिक डिवाइस यूज किया, मेटाफर। सपोज करो कोई लड़की है बहुत अच्छा गाती है, मैं उसको बोलूं यू आर द लता मंगेशकर ऑफ माय क्लास, है ना, तो और अच्छा लगा सुनने में। मान लीजिए अब मैं किसी दिन स्कूल से जा रहा हूं घर अपने, है, और मेरे को व्हीकल नहीं मिली कोई, मैं पैदल गया 3-4 किलोमीटर, घर पे जाके मैंने बोला, फेंक के मारा अपना बस्ता और बोला कि आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टुडे, आई एम वेरी टायर्ड, है ना। अब मैं 1-2-3 किलोमीटर चल के आया हूं, गर्मी में वही काफी होता है, मैंने बोला आई वॉकड अ मिलियन माइल्स, 1 मिलियन मील में लगभग 10 लाख मील होते हैं, कोई सेंस नहीं बनता, इंपॉसिबल है प्रैक्टिकली ऐसा करना, लेकिन मैंने ऐसा बोल दिया। क्यों, क्या पर्पस है उसका, ताकि मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा एम्फसाइज ऐड कर दूं और असर बढ़ा दूं, राइट। तो लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस का पर्पस सिंपली क्या होता है कि आप लोग जो बात बोल रहे हैं उस बात को थोड़ा सा और इन्फ्लुएंशियल, एम्फेटिक बना दें, सुनने में अच्छी लगने लगे वो। कुछ और भी लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि एलिट्रेशन होता है, जो कि थोड़ा सा म्यूजिकल इफेक्ट ऐड करता है पोएम में, जैसे शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, स की आवाज बार बार रिपीट हो रही है ना। या मैं बोलूं द बर्ड्स द ट्रीज वर डांसिंग इन द स्टॉर्म, तो ट्रीज जो है वो डांस कर रहे हैं, मैंने एक ऐसी चीज जो कि स्टेबल होती है एक जगह, उसको ह्यूमन क्वालिटी दे दी है डांस करने की, पर्सोनिफिकेशन यूज कर दिया। तो तरह तरह के पोएटिक डिवाइसेस हैं जिनका अपना अलग अलग असर है, राइट। तो अब एक बारी स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे, कई बच्चों ने कमेंट भी कर दिया कि क्या है ये। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पोएटिक डिवाइसेस बताने वाला हूं जो अभी तुरंत आपके काम आने वाले हैं। जो सबसे 3 बेसिक हैं वो बता देता हूं। देखिए सबसे पहला, आप लोगों को यह तो पता होगा ना कि हमारे साउंड या इंग्लिश में लेटर्स जो होते हैं अल्फाबेट, वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, है ना, पता ही आप लोगों को। पहली कैटेगरी उनकी होती है वावल्स की और दूसरी कैटेगरी उनकी होती है कॉन्सोनेंट्स की, है ना। वाल्स कौन कौन से होते हैं ध्यान से देखना है, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। वाल्स ये होते हैं, है ना। इन सबका अपना साउंड होता है क्या, नहीं, सबका नहीं होता। देखो ए से आवाज आती है जैसे एप्पल में आती है, ए की आवाज एप्पल में सुनाई देती है आपको स्टार्टिंग में, ऐसी ई की आवाज आती है ईयर में, ई की आवाज आई, आई की आवाज आई जैसे आइस में होती है, ओ की आवाज आई जैसे ऑरेंज में होती है, लेकिन यू की अपनी आवाज नहीं होती है, माइंड यू की अपनी आवाज नहीं होती है कोई। यू या तो ए की तरह आपको साउंड देगा, जैसे कि अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला,
ये जो वर्ड है अम्ब्रेला, इसमें जो यू की आवाज आ रही है वो यूम्ब्रेला थोड़ी पढ़ते हैं उसको आप, अ की आवाज आती है ना सबसे पहले, फिर उसके बाद दूसरा जो आवाज आती है वो दूसरा तरीका क्या आवाज देता है, यूनिकॉर्न ऐसी आवाज देता है, जो कि कौन सी आवाज है, ये वाली येलो, जैसी कि येलो में आपको आवाज आती है ना य की कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसी कुछ कुछ आवाज है यूनिकॉर्न से। ठीक है, तो ये आवाज जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वाली वाल साउंड है। तो आप यू को एक सेकंड के लिए कंसिडर मत करो, ये चार साउंड जो है इनको ही कंसिडर करो बल्कि। ठीक है, इन चार साउंड्स को कंसिडर करो। अगर ये चार साउंड कहीं आपको रिपीट होते हुए दिखते हैं, अगर ये चार साउंड आपको कहीं रिपीट होते हुए दिखें बार बार, जैसे कि एग्जांपल देता हूं, इट इज अ ब्यूटिफुल डे, ये एग्जांपल दिया मैंने। मान लीजिए इसमें आपको सब कौन सी आवाज रिपीट हो रही है, ई की आवाज रिपीट हो रही है, ई यहां पर भी और यहां पर भी ई की आवाज आई, एक वावल साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। तो हाँ बहुत बढ़िया, मुझे बड़े सारे एग्जांपल्स भी आप लोग दे रहे हैं, यूनिवर्सल, यूनिकॉर्न, बहुत बढ़िया। तो ई की आवाज जो रिपीट हो रही है, इसको, इस इफेक्ट को आप एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं इसे आप नाम देते हैं बच्चे एजोनेंस। यही होता है एजोनेंस। अगर कहीं भी कोई वावल साउंड बार बार रिपीट हो तो वो क्या होता है, एजोनेंस। जैसे यहां पर ई की आवाज रिपीट हुई, कहीं अ की हो, ओ की हो, ई की हो, तो भी आप एजोनेंस ही मानेंगे। अब इधर आ जाते हैं, चलिए इधर आ जाते हैं जी। अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या बच्चे, बी सी डी एफ जी एच सो ऑन टिल जी, ये सारे कॉन्सोनेंट बच्चे। अब इनकी भी अगर आवाज रिपीट हो रही है कहीं, जैसे एग्जांपल देखो, अर्ली बर्ड, एग्जांपल लिख देता हूं यहां, गेट्स द वर्म, ये आपने सुना होगा, एक मशहूर कहावत है, ईडियम है, अर्ली बर्ड गेट्स द वर्म। इसमें देखो र की आवाज रिपीट हो रही है, यहां पे भी र की आवाज है, यहां पर भी र की आवाज है, यहां पर भी र की आवाज है। र की आवाज बार बार रिपीट हो रही है, चाहे मिडल में हो रही हो, चाहे बीच में हो रही हो, चाहे एंड में हो रही हो, डजंट मैटर, लेकिन आवाज कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है ना एक। अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही हो तो आप उसको एक नाम देते हैं इफेक्ट को, कॉन्सोनेंस। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो कॉन्सोनेंस। समझ में आया ये, चाहे मिडल में हो रही हो, चाहे स्टार्टिंग में, चाहे एंड में। अब कॉन्सोनेंस का एक स्पेशल टाइप होता है जिसको आप बड़े अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी, वो कॉन्सोनेंस जो शब्द की शुरुआत में हो रही हो। जैसे एग्जांपल देखो, और क्लियर होगा तुम लोगों को। एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देख लो आप लोग। एग्जांपल है, शी सेल्स seashells by the sea shore। अब आप देखते हो क्या साउंड रिपीट हो रहा है, स की आवाज रिपीट हो रही है वर्ड की शुरुआत में, है ना, स की आवाज बार बार रिपीट हो रही है। तो स की आवाज जो रिपीट हो रही है ना यहां, वो भी एक कॉन्सोनेंस ही तो हुआ ना, स भी तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये भी कॉन्सोनेंस के एग्जांपल है। लेकिन ऐसी कॉन्सोनेंस जो वर्ड्स की शुरुआत में हो लगातार, उसको आप एक स्पेशल नाम दे देते हो, क्या, उसको आप बोल देते हो एलिट्रेशन। क्या बोल देते हैं आप उसको, उसको आप बोल देते हैं बच्चा पार्टी एलिट्रेशन। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं आपको एक बारी ब्रीफ में दोबारा रिकॉल कराए तो मैंने क्या बोला, अगर कहीं वावल साउंड रिपीट हो रहा है, और वावल भी मैंने 4 लेटर्स का साउंड बोला है, ए ई आई ओ यू हटा दिया है मैंने, क्योंकि यू को अपना साउंड ही नहीं होता कोई। अगर वावल साउंड रिपीट हो रहा है तो वो क्या होता है, एजोनेंस। अगर कॉन्सोनेंट साउंड कहीं रिपीट हो रहा है वर्ड की शुरुआत में, बीच में, एंड में, तो कॉन्सोनेंस। और अगर कहीं कॉन्सोनेंट्स वर्ड की शुरुआत में आप बार बार देखते हैं तो उसी को एक स्पेशल नाम दे दिया है एलिट्रेशन। यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड अगर कंसेक्यूटिव वर्ड्स की शुरुआत में हो तो एलिट्रेशन। क्लियर है? क्या आप लोगों को क्लियर है? थम्स अप मुझे मिल गया, बहुत बढ़िया। अब इन्हीं तीनों पोएटिक डिवाइसेस को यूज करके मुझे बताइएगा अभी, ठीक है, अभी मुझे बताना इन तीनों को समझ के कि कहां कहां पर इन तीनों का एग्जांपल है अभी, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। ये आपकी पोएम है, इसमें पोएटिक डिवाइसेस बताइए जो अभी हमने पढ़े उनमें से। मैंने कुछ हाईलाइट भी किए हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे बताओ सबसे पहले ग्रीन कलर में जो हाईलाइटेड है, यहां पर आप देखते हो ये
ये जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बताओ फटाफट से। अब तो आप इजीली बता देना चाहिए आप लोगों को, ये जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, नाम बताओ ना, थम्स अप मिल गया मुझे, क्लियर है, आगे बताओ जल्दी, जल्दी बता दो भाई, बच्चा पार्टी, कम ऑन। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, तो ये हो गया एजोनेंस, जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है ये है एजोनेंस, है ना। ओ का साउंड रिपीट हो रहा है बार बार, क्रो, डाउन, ऑन, स्नो, आसपास के वर्ड्स में, तो आसपास, हालांकि कंसेक्यूटिव वर्ड्स हो तो बेटर, लेकिन अगर आसपास भी है तो भी आप उसको एजोनेंस मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू, टू बताइए दूसरा, ये जो येलो में हाईलाइटेड है ये वाला और ये वाला, ये कौन सा है, येलो वाला बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, येलो वाला कौन सा है पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस बताओ येलो वाला जल्दी से, कम ऑन, बिना देरी के। हाँ मिल गया, बहुत बढ़िया, एलिट्रेशन है ये। क्यों है एलिट्रेशन, देखो यहां ओ साउंड रिपीट हो रहा है जो कि वाल साउंड है, ह की आवाज रिपीट हो रही है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है, स की आवाज रिपीट हो रही है स सेव्ड सम में जो कि अगेन एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो एलिट्रेशन हो गया बिल्कुल, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। तीसरा बताओ, तीसरा बताओ फटाफट से, ये जो ऑरेंज में हाईलाइटेड है, क्रो, स्नो, हैमलॉक ट्री, इनके अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जो कि मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, आप गेस करो फिर मैं समझा दूंगा, बताइए तीसरा फटाफट से, तीसरा बताइए जल्दी से, कमान 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 कमान, बता सकता है कोई, ट्राई करो एक बारी, कॉन्सोनेंस तो नहीं यूज हुआ भाई, हैमलॉक ट्री, क्रो और स्नो में, किसी ने बोला इमेजरी, तो हाँ इस पूरी पोएम में इमेजरी जरूर यूज हुआ है, लेकिन इन तीनों को किसी ना किसी चीज का एक सिंबल मान सकते हैं आप, जैसे हैमलॉक ट्री और क्रो किस चीज का सिंबल है, सैडनेस का, डेथ का, या इलोमन का, नेगेटिविटी का कुछ हद तक, वेयर स्नो किस चीज का सिंबल है, स्नो सिंबल है पॉजिटिविटी या नेचर की ब्लेसिंग का, तो ये तीनों ही किसी ना किसी चीज का सिंबल है, इसको आप बोलते हैं सिंबोलिज्म। कमाल की बात बताऊं आप लोगों को, लगभग हर पोएम में सिंबोलिज्म यूज होता है, क्योंकि पोएट कभी भी ऐसे नहीं लिख देता एक पोएम का सिर्फ लिटरल मीनिंग, उसके पीछे कुछ ना कुछ छिपा होता है, मतलब अगर मतलब कोई छिपा हुआ है, वो वर्ड जो लिखे हुए किस चीज का सिंबल है, तो सिंबोलिज्म यूज हुआ है, ठीक है। सिंबोलिज्म मतलब जब पोएट किसी भी बात को जो बोले उसके पीछे एक हिडन मतलब हो, वो बात जो भी है, वर्ड जो भी बोला, वो मात्र एक सिंबल हो किसी और चीज के लिए, तो सिंबोलिज्म है। क्लियर है ये बात, फाइन, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से जवाब दे दिए मुझे। अब कुछ और भी एक इसमें यूज हुए हैं, ये भी समझा देता हूं आप लोगों को, इमेजरी, किसी ने बोला इमेजरी, तो इमेजरी भी समझा देता हूं, इमेजरी भी लगभग हर पोएम में यूज होता है। इमेजरी क्या होता है, जब ये बोला उसने, द वेक a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued, जब ये बोला पोएट ने, तो क्या आपके दिमाग में एक इमेज बन पाई, जहां पर पोएट कहीं जा रहा है, बराबर में एक हैमलॉक का ट्री है जिसके ऊपर स्नो लदी हुई है, वहां से कौवा उड़ रहा है और उसके ऊपर स्नो गिरी, अगर आप ये इमेजिन कर पाए तो आपके दिमाग में एक इमेज बना दी पोएट ने, और जब ऐसा होता है तो इसी को इमेजरी बोलते हैं। लगभग हर लिटरेरी टेक्स्ट में आपको राइटर, पोएट इमेजिनेशन कराने की कोशिश करता है जो वो बोल रहा है, और ये होता है इमेजरी, जब भी आपको इमेजिन करा दे वो। अब इमेजरी क्या करता है, आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, उनमें से किसी एक को अपील करता है, जैसे अभी हमारी जो सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, उसको अपील करा पोएट ने, इमेज बना दी दिमाग में। अब मान लीजिए मैं कहूं कि मैं गया पहाड़ों पर और वहां मुझे ठंड लगनी शुरू होगी इतनी ज्यादा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो मैंने कौन से सेंस ऑर्गन को अपील करा, सेंस ऑर्गन ऑफ टच को, है ना। आप लेकिन इसका दिमाग, अपने दिमाग में सोच पाए ना, जब मैंने बोला ऐसा ठंड लगी, तो अब सोचो एक और, मान लो मैं कहूं आप गए एक शॉप पर, एक बेकरी पर गए, और वहां पर आपने देखे डिलिशियस केक, वहां पर थी गुलाब जामुन, वहां था रस मलाई, वहां पर था आइसक्रीम, ना जाने क्या क्या, तो क्या मुंह से पानी आया, अगर आया तो मैंने आपके सेंस ऑर्गन को अपील किया है एक, जो कि कौन सा है, सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, आपकी जबान को मैंने अपील करा है ना। तो ऐसे ही जो बाकी 2 सेंस ऑर्गन है उनको भी अपील किया जा सकता है, किसी भी एक या एक से ज्यादा सेंस ऑर्गन को जो अपील करे आपके राइटर थ्रू इमेजिनेशन, और आपको इमेजिन करा दे कुछ, वो होता है इमेजरी। समझ में आया आप लोगों को, क्या और सेंस ऑर्गन्स को अपील करूं, है ना, मजा आएगा आप लोगों को वैसे। एनीवे, इतनी दूर बैठे बैठे आपको जो है आपके मुंह में पानी ला देना भी बड़ा मजेदार काम है, मतलब इट फील्स गुड। एनीवे, ला एक और देख लेते हैं, एक और यहां पर वो है,
डिवाइस कौन सा, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो क्या है भाई, एक और आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट भी कर दिया है, वो है एनजैम्बमेंट। अब आप लोगों को एक निराली बात बताऊं, आपको ऑलरेडी वैसे पता होगा, ये जो पूरी पोएम है ना, ये एक सिंगल लाइन ही है बस। आप देखो एक सिंगल सेंटेंस है, शुरू से लेके आखिरी में ही सिर्फ फुल स्टॉप है। ये एक सेंटेंस है जिसको पोएट ने पूरी पोएम में ढाल दिया है। अब आप लोगों को तो लेगा यार क्या बात है, कुछ भी बात नहीं है, लेकिन एक लिटरेटी होगा ना, कोई ऐसा इंसान जो कि लिटरेचर पढ़ता हो और बहुत इंटरेस्ट लेता हो, उसको इस बात सुन के ना हैरत हो जाएगी कि यार एक सिंगल सेंटेंस को इसने पोएम में ढाल दिया, उसमें राइम स्कीम भी डाल दी, उसके अंदर सिंबल्स भी डाल दिए, उसका एक पॉजिटिव मीनिंग भी कन्वे कर दिया। मतलब इट्स अ बिग बिग डील, लेट मी टेल यू, अगर आप लोगों को इस बात का नहीं पता है तो, कि एक सिंगल द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, सिर्फ यहां फुल स्टॉप है। तो एनजैममेंट का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है। एनजैममेंट क्या होता है, जब भी एक सिंगल सेंटेंस पहली लाइन में खत्म ना हो, उसके एंड में कोई कॉमा फुल स्टॉप ना दिखे आपको, बल्कि वही सिंगल सेंटेंस एक लाइन से अगली लाइन में आ जाए या उससे ज्यादा लाइंस में चले। व्हेन अ सिंगल सेंटेंस रन्स ओवर फ्रॉम वन और रन्स ओवर फॉर मोर देन टू लाइंस, अगर एक सिंगल सेंटेंस एक से ज्यादा लाइन में अगर चलता रहता है और उसके बाद ही पंक्चुएशन मार्क आपको दिखे कोई, तो वो होता है एनजैम्बमेंट। अब यहां पर आप देखो, क्या यहां से लेके कहीं यहां तक भी कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क है किसी लाइन के एंड में? नहीं। इसका मतलब ये एनजैम्बमेंट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। क्लियर है क्या आप लोगों को? बिल्कुल, ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यही पांचों मैंने यहां पर लिखे हुए हैं पोएटिक डिवाइसेस। अभी इनके ऊपर क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ, फिर मुझे अगली पोएम भी पढ़ानी है आप लोगों को। अगली पोएम इससे भी अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है वो पोएम। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज इन द लाइन, इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है ये आपको बताना है। एंड सेव्ड सम पार्ट में सिमिली है क्या, मेटाफर है क्या, हाइपरबली है या एलिट्रेशन है? अच्छा, और तीन तो मैंने आपको बताया नहीं, ये भी बता देता हूं। चलो अभी पहले कर लो ये वाला क्वेश्चन, फिर बताता हूं। बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस आप कमेंट भी कर रहे हो, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। बताओ बताओ फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी। आप सिमिली मेटाफर एक सेकंड मुझे दे दो, मैं इसके तुरंत बाद बताता हूं भी आप लोगों को। वैसे मैं समझा चुका हूं आप लोगों को वो इशारों इशारों में, लेकिन फिर भी समझ लो। सेव्ड सम पार्ट में तो बड़ा सिंपल है ना, आप देखते हो ये स की आवाज रिपीट हो रही है, आवाज रिपीट हो रही है कंसेक्टिवली, तो एलिट्रेशन हो गया, ऑप्शन डी है ना। 79%, बहुत बढ़िया, नॉट बैड। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। द प्रोमिनेंस ऑफ अ वावल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एजोनेंस। मैं एजोनेंस समझा चुका हूं आप लोगों को। एजोनेंस क्या होता है ये बताया यहां। अ लिटरेरी डिवाइस, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ द पोएम विच यूजेस एजोनेंस। इन चारों में से कहां एजोनेंस यूज हुआ है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी में से किसमें एजोनेंस यूज हुआ है ये बताना है आप लोगों को, बताइए जल्दी से। एंजाइनमेंट कोई पूछ रहा है, अभी समझाता हूं, डोंट वरी। पोल इज नॉट शो कोई बोल रहा है, पोल इज नॉट शोइंग ये बोलना चाहिए आपको, लेकिन पोल अगर शो नहीं हो रहा तो एक बारी ऐप एग्जिट करके दोबारा लॉन्च करिए, आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि वो दिख रहा है काफी सारे बच्चों को। कौन सा है भाई, देखो कोई भी वावल साउंड जब रिपीट होता है कंसेक्यूटिवली या एक रेगुलर इंटरवल पे तो एजोनेंस होता है। देख लो किस ऑप्शन में अच्छे से दिख रहा है आपको वावल रिपीट होते हुए। वावल साउंड, ध्यान रखना, सिर्फ वावल्स नहीं, वावल साउंड रिपीट होना चाहिए। ओके, तो बड़ा सिंपल है, देखो क्लियरली डाउन और ऑन में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। इसी में शुक में भी ओ की साउंड और रिपीट हो रही है, ओ की साउंड रिपीट हो रही है, माफ करिए। डस्ट ऑफ स्नो, चेंज ऑफ मूड नहीं, अ डे आई हैड रूड, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 62% ने दिया। सी भी कुछ लोगों ने बोला है, डी भी बोला है। डी आई अंडरस्टैंड ऑफ अ डे, इसमें ए की आवाज रिपीट हो रही है, देखो ये मतलब यहां अ की आवाज आई, फिर यहां ए की आवाज आई, आई हैड यहां पे फिर से अ की आवाज आई, ठीक है। कुछ हद तक इसको भी मान सकते हैं हम, नॉट अ बैड ऑप्शन। ये भी एक बारी को मैं करेक्ट मान सकता हूं, बट क्योंकि मेरे पास एक की चॉइस थी अभी, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसमें ज्यादा स्ट्रांगली आप देख पा रहे हैं वो, ठीक है फाइन। इसकी समरी यहां पर अटैच कर दी है, और ये रहे इसके क्वेश्चंस। फटाफट से एक बार इसके क्वेश्चंस का आंसर दे दो। एक बार आप लोगों का डाउट था कुछ लोगों का, एंजाइनमेंट क्या होता है वो बताता हूं। मैंने क्या बताया, एंजाइनमेंट जब आप किसी भी एक पोयम में एक सेंटेंस के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना देखें, बल्कि वही सेंटेंस अगली लाइन में कंटिन्यू हो जाए, तो वहां पर एंजाइनमेंट यूज हुआ है।
एक ही सेंटेंस अगर एक से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू हो गया बिना पंक्चुएशन मार्क के, फुल स्टॉप कॉमा के, तो एंजाइनमेंट हो गया। ठीक है। सिमिली मेटाफर क्या होता है? अब सिमिली मेटाफर बड़ा सिंपल है, एक बार ये मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो, दो टूल्स ऑफ कंपैरिजन माने जाते हैं, टूल्स ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो दो टूल्स ऑफ कंपैरिजन माने जाते हैं। पहला होता है उसमें सिमिली, और दूसरा होता है बच्चे मेटाफर। दोनों ही टूल कंपेयर करने के काम आते हैं। सिमिली क्या होता है? एक डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, दो चीजों को जब आप सीधा कंपेयर कर दो, डायरेक्ट कंपैरिजन, जिसमें आप इस्तेमाल करते हो दो लफ्जों का, या तो एज या लाइक, इन दोनों का इस्तेमाल करते हो तो होती है सिमिली। जैसे एग्जाम्पल भी देख लो, एग्जाम्पल देखो, जॉन रन्स लाइक अ चीता। जॉन को कंपेयर किया है यहां पर एक चीते से, किस वर्ड का इस्तेमाल किया है? लाइक का। तो जॉन को कंपेयर किया है, आप देखो यहां पर एक चीते से, और लाइक को यूज किया है उसके लिए। जॉन इतनी तेज दौड़ता है जितनी तेज एक चीता दौड़ता है, तो लाइक का इस्तेमाल किया है चीते से जॉन को कंपेयर करने के लिए। जॉन किसकी तरह दौड़ता है? चीते की तरह दौड़ता है। ठीक है, तो दो चीजों को कंपेयर कर दिया। अब मेटाफर देखो, मेटाफर क्या होता है बच्चे? ये बहुत समझने वाली बात है क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। मेटाफर में आप सीधा एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर नहीं करते, बल्कि उससे भी आगे का काम कर देते हो। आप एक चीज को दूसरी चीज ही बोल देते हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, जॉन इज द चीता ऑफ आवर क्लास। तो आपने जॉन को चीता ही बोल दिया भाई। जॉन इज द चीता ऑफ आवर क्लास। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, ये लता मंगेशकर ऑफ माय क्लास, तो एक चीज को दूसरी चीज ही बोल देना, ये होता है मेटाफर। जैसे मैं बोल दूं दिस लाइफ इज अ स्टेज, ये जो बड़ी सी हमारी लाइफ है ना, ये पूरी दुनिया जो है पूरी, या दिस होल वर्ल्ड इज अ स्टेज, जो शेक्सपियर साहब ने बोला भी है, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, ऑल ऑफ अस आर मेयरली प्लेयर्स। ये एक मेटाफर ही तो है। हमें पूरी दुनिया को स्टेज ही बोल दिया है, हमें प्लेयर बोल दिया है, ड्रामा एक्टर्स बोल दिया है। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हैं आप लोगों को, सिमिली मेटाफर। और अब इसके बाद एक और हाइपरबली, वहां पे आपने पढ़ा था हाइपरबली क्या होता है? जब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दो। एग्जांपल दिया था ना मैंने, आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टुडे। या मैं बोल दूं आई एम सो हंग्री आई कैन ईट एन एलिफेंट इन द ब्रेकफास्ट, में इतना भूखा हूं कि मैं भी एक हाथी खा सकता हूं। ये इंपॉसिबल है किसी के लिए, अगर कोई नॉनवेज खाता भी हो तो, है ना। तो ऐसी चीजें जो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो, अगर वो आप बढ़ा चढ़ा के बोल दें कुछ बात इतनी, बस सिर्फ असर पोएटिक इफेक्ट दिखाने के लिए, तो वो होता है हाइपरबली, HYPER, ये होता है हाइपरबली, है ना। हाइपर, ये जो होता है ना हाइपर बोल, आप इसको पढ़ते हैं कई लोग, लेकिन इसको पढ़ा जाता है हाइपरबली। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर, तो फटाफट से इसके क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज अ पोएट से इट हैज चेंज्ड हिज मूड? डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है भाई? तो पार्टिकल्स ऑफ स्नो। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? पोएट का मूड किस चीज ने चेंज कर दिया है? तो डस्ट ऑफ स्नो, जो कि उसके ऊपर गिर गए फ्रॉम द ट्री आफ्टर द क्रो पर्च्ड ऑन द ट्री मूव्ड आउट ऑफ इट, उसने उसका मूड बदल दिया है। फ्रॉम कैसे बदल दिया है? पहले वो सैड था, अब चेयरफुल हो गया। नेक्स्ट देखो, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज? पोएट का मूड कैसे बदल गया? तो अर्लियर ही वाज सैड, द पोएट्स मूड हैज चेंज्ड फ्रॉम बीइंग सैड और डिप्रेस्ड टू हैप्पी और चेयरफुल। ये बोल दो, सिंपल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, हाउ डज अ पोएट प्रेजेंट फ्रेश प्रेजेंट नेचर इन द पोएम? फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को नेचर में, इस पोएम में नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है? तो आप बता सकते हो इस पोएम में फ्रॉस्ट साहब ने नेचर को बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से प्रेजेंट किया। अनकन्वेंशनल मतलब जैसा चलता आ रहा है वैसा प्रेजेंट नहीं किया। ज्यादातर पोएट जो थे अभी तक, वो कौन से बर्ड्स का इस्तेमाल करते थे? वो इस्तेमाल करते थे कुकू का, नाइटिंगेल का, जो सुनने में अच्छे लगते हो, देखने में अच्छे लगते हो बर्ड्स। ठीक है, या ज्यादातर पोएट कौन से ट्रीज का इस्तेमाल करते थे? तो वो इस्तेमाल करते थे मेपल ट्री का, पाइन ट्री का, जो कि अगेन बहुत अच्छा लैंडस्केप दिखाने में आपको हेल्प करते हैं। लेकिन फ्रॉस्ट साहब ने इसमें इनके विपरीत, जो अभी तक चलता आ रहा था कन्वेंशन, उसके विपरीत क्या यूज किया? इसमें क्रो को यूज किया, जो कि एक ऐसा बर्ड है जो कि बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगता, देखने में अच्छा गाता भी नहीं है, एक नेगेटिव सिंबल एसोसिएटेड है उससे, नेगेटिव कोनिटेशन है, अशुभ माना जाता है। अगेन हैमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री है,
उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है ना। एक डेथ का एसोसिएशन है उसके साथ, कोई अगर गलती से भी खा ले, उसका पता है चख ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है, राइट। तो दोनों का सिंबल डेथ के साथ एसोसिएटेड है। देयरफॉर हम ये मानेंगे कि उन्होंने बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से नेचर को इस पोएम में प्रेजेंट करा है। अभी तक जो पोएट करते आए थे वैसा नहीं करा, अभी तक उससे डिफरेंट करा है जो करा है पोएट साहब ने। और क्यों करा है ऐसा? ताकि वो ये बता सके, ये मैसेज कन्वे कर सके कि नेचर में कुछ भी अनलकी, इनऑस्पिशियस नहीं है। सिंपली ये मतलब है इसका, ठीक है। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लो एक बारी। What do the crow and hemlock tree represent, joy और sorrow? क्रो और हैमलॉक ट्री क्या दिखाते हैं? क्या वो जॉय या सोरो में से किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम बोल सकते हैं हाँ, सैडनेस या सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हैमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? जो डस्ट ऑफ स्नो हैमलॉक ट्री से गिरा है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है? तो वो स्टैंड करता है नेचर की ब्लेसिंग के लिए, या इटर्नल जॉय जो कि नेचर हमें देती है उसके लिए। ठीक है, क्लियर है क्या ये बात? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। फाइन, ओके। ये इसके क्वेश्चन के आंसर्स भी मैंने अटैच कर दिए, आप लोग यहां पर कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये होमवर्क मैं चाहता हूं कि आप अटेम्प्ट करें इसे एज अ होमवर्क। हालांकि इसका आंसर है लेकिन इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, इसको एज अ होमवर्क करिए कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका दिन बहुत ही ज्यादा खराब जा रहा हो और कुछ ऐसा हो गया हो कि एकदम से दिन बदल गया हो आपका? क्या ऐसा कभी हुआ है ना? जरूर होगा, आई थिंक जरूर होना चाहिए, ऐसा सबके साथ होता है भाई। हुआ है? यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो उसको एक बार डिटेल में लिखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई वांट टू नो वो एक्सपीरियंस कैसा था और कैसे वो बदला, क्या उसमें ऐसा हुआ आपके साथ कि वो बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट है पोएम फायर एंड आइस। मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स पोएम है ये, और पोएट इसमें दो आपको चीजें बताते हैं कि दुनिया कैसे खत्म हो सकती है। पहला तरीका वो बताते हैं दुनिया खत्म होने का, वो होता है कि शायद फायर से हो जाए, और दूसरा तरीका जो बताते हैं वो बोलते हैं शायद आइस से खत्म हो। पूरी दुनिया भी ये ओपिनियन मानती है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो मानते हैं कि या तो फायर की वजह से खत्म होगी, आइस की वजह से खत्म होगी। बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। लेकिन पोएट ने ये जो साइंटिफिक ओपिनियन है दो, इनको सिर्फ जैसा वो बोल रहे हैं लिटरली वो नहीं बोला है, सिंबॉलिकली भी यूज किया, कुछ ना कुछ फिगरेटिव मतलब भी है इसका। अब लिटरल और सिंबॉलिक या फिगरेटिव मैं अक्सर यूज करूंगा, इन दोनों का मतलब का वर्ड्स का मतलब समझाता हूं एक बारी। अगर मैंने कोई वर्ड्स बोले, उसका शाब्दिक अर्थ आप मान लो तो वो होता है लिटरल मीनिंग, लेकिन उसके पीछे कोई हिडन मतलब है, सिंबॉलिक मीनिंग, तो उसको आप बोलते हैं फिगरेटिव मीनिंग। जैसे एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलूं वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम सब एक ही बोट में हैं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि हम समुद्र में जा रहे हैं और हम सब एक ही बोट में बैठे हैं? हाँ, इसका मतलब ये हो सकता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है या लिटरल मीनिंग है। जैसे आप बोलते हो ना लिटरली यार ऐसा हुआ, तो लिटरली का मतलब ये होता है कि जो आप बोल रहे हो एग्जैक्टली वही समझ ले सामने वाला। ठीक है, अब दूसरा अर्थ क्या है इसका, कि हम सब एक ही सिचुएशन में है, जो एक्चुअली में यहां पर इसका कन्वे करना चाह रहा था मीनिंग, फिगरेटिव मीनिंग है। समझ में आया दोनों मतलब? अब एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं बोलूं इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे, आज तो कैट्स और डॉग्स की बारिश हो रही है, अगर मैं बोल दूं लिटरली तो इसका मतलब आकाश से असली में कैट और डॉग्स बरस रहे हैं। लेकिन इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का असली अर्थ क्या होता है? इसका असली अर्थ होता है कि इट्स रेनिंग वेरी हैवीली टुडे, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं। तो इस पोएम में पोएट ने जो भी बोला है उसका मतलब शाब्दिक अर्थ तो आपको कन्वे किया ही है, उसके पीछे एक फिगरेटिव मीनिंग भी है, एक हिडन मतलब भी है। मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से क्या मतलब है वो। ठीक है, फटाफट से पोएम रीड करते हैं जल्दी से, फिर आगे चलेंगे ध्यान से। कुछ बच्चे स्पैम कर रहे हैं मुझे, आई डू नॉट वांट द स्पैमर्स। अगर आप लोगों को क्लास नहीं समझ में आ रही है या आप लोग नहीं अटेंड करना चाहते किसी कारण से, तो प्लीज यू आर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू आर फ्री टू लीव द क्लास। आप डिस्टर्ब ना करो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं भाई, ऐसा मत करो, है ना। फटाफट से जो जिसके जो हेल्प लेना चाहते हैं उसको हेल्प लेने दो, बाकी आई एश्योर यू एक बारी पढ़ के देखो, मजा आएगा। देखो अब ध्यान से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. अब यहां डिफिकल्ट वर्ड्स कुछ खास है नहीं, एक दो है वो मैं लिख देता हूं जल्दी से। Some say the world will end in fire, some say in ice. तो यहां पर कोई दिक्कत होनी चाहिए आप लोगों को। I hold with एक यहां पर फ्रेज है जिसका मतलब होता है अग्री विद, मैं उनसे सहमत हूं। ठीक है, होल्ड विद का मतलब हो गया अग्री विद। बट इफ इट हैड टू पैरिश, पैरिश का मतलब होता है डाई या डिस्ट्रक्ट,
अगर खत्म होना हो तो, इफ इट हैड टू पेरिश, मतलब इसका मतलब खत्म होना हो या मृत्यु होनी हो किसी की, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब इनफ, सफिशिएंट पढ़ना, किसी चीज के लिए पर्याप्त होना, ठीक है। अब एक बारी पोएम देखते हैं, पहला स्टैंजा देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए कुछ लाइंस। Some say the world will end in fire, some say in ice. कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुनिया आग की वजह से खत्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं आइस की वजह से खत्म होगी। तो ये बात बिल्कुल कंप्लीटली गलत भी नहीं है। जैसे आप लोग को पता है ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रही है, हो सकता है एक ऐसा दिन आए जब अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है ना। आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपसे 10 15 20 साल पहले जो एवरेज टेम्परेचर है 40 के आसपास, वो 35 या 30 हुआ करता था। तो लगातार धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अब अगर एक ऐसा टाइम आया जब ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता गया, टेम्परेचर 50 हो गया, किस दिन 55 हो गया, 60 हो गया, हो सकता है अगले 200 सालों में ऐसा हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी कि झुलस जाएगी पूरी दुनिया, आग से खत्म हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी है पहली, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमें जो गर्मी देता है वो सोर्स क्या है, सन। हो सकता है एक दिन सन की जो हीट है वो खत्म हो जाए, ऐसा साइंटिस्ट का एक ओपिनियन है। और हम देखें आइस एज, जैसे आप लोगों ने मूवी वगैरह भी देखी होगी आइस एज की, है ना। ये दूसरा ओपिनियन है कि आइस एज आ जाएगा तो भी दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी कि ये दो स्कूल ऑफ थॉट है। इसलिए पोएट बोलता है कुछ लोग, सम से मतलब कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड जो खत्म होगा वो आग की वजह से खत्म होगा, और कुछ कहते हैं आइस की वजह से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, इस लाइन पे वापस आते हैं। पोएट बोलता है जहां तक मैंने डिजायर को जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं अग्री करता हूं उन लोगों से। आई होल्ड विद दोज का मतलब मैं अग्री करता हूं उन लोगों से जो फायर को फेवर करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि फायर की वजह से खत्म होगी या आइस की वजह से? मुझे एक बार ही बताओ, आप में से आपका क्या ओपिनियन है कि दुनिया फायर की वजह से खत्म होगी? खत्म तो होनी तय है ना, एक दिन, एक ना एक दिन तो होगी, अभी नहीं तो बाद में कभी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या फायर की वजह से खत्म होगी या आइस की वजह से खत्म होगी? बताओ, जल्दी से बताओ फटाफट से, फिर मैं इस पर डिस्कशन करूंगा अगले पैराग्राफ पे। आइस इज अ कार्टून, आइस एक कार्टून मूवी है, जी हाँ बिल्कुल है। फायर फायर फायर, ओहो ज्यादातर लोग फायर बोल रहे हैं। आइस भी तो एक फैक्टर है ना, हो सकता है आइस क्या कम डिस्ट्रक्टिव लगता है आपको? तो आपका ओपिनियन पोएट वाला ही है। आप लोग, ज्यादातर लोगों ने फायर बोला, कुछ एक आध बीच में आइस बोल रहे हैं, आई कैन सी। चलो ठीक है, इसी डिस्कशन को अभी 5 मिनट बाद करते हैं, ठीक है। मुझे 5 मिनट दो बस, एक और हिडन बात बतानी है आपको, चाहे पहले पता हो फिर से बतानी है एक बार और बात। मैंने एक लाइन जो है ना यहां पे अभी छोड़ी है, उस पे वापस आऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर दूसरे स्टैंजा की बात करते हैं। अब पोएट इतनी बात बोल के कि मुझे, कुछ लोग बोलते हैं फायर की वजह से खत्म होगी, कुछ लोग बोलते हैं इसकी वजह से खत्म होगी, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है? पोएट ऐसा बोलता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि मुझे लगता है फायर की वजह से खत्म होगी दुनिया। अब देखो दूसरे स्टैंजा में क्या बोलता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दूसरी बार खत्म होना होता, या दुनिया ऐसा होता चांस की 2 बारी खत्म हो सकती, एक बारी तो आग की वजह से खत्म होगी पक्का, तो बोलता है अगर ऐसा हो सकता कि दुनिया 2 बारी खत्म हो सकती, 2 बारी पेरिश हो सकती, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अब इस लाइन पे ही वापस आऊंगा। पोएट बोलता है मैं हेट को भी काफी हद तक जानता हूं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये बोलने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, तबाही के लिए आइस भी बहुत बढ़िया है, आइस भी कम नहीं है। एंड वुड सफाइस, और वो भी काफी होगी। मतलब दूसरे स्टैंजा में पोएट ये बोलता है कि अगर दुनिया का अंत 2 बारी हो सकता, एक बारी अंत होने के बाद दोबारा दुनिया बन जाए और दोबारा अंत हो सकता, तो मुझे लगता है आइस भी सफिशिएंट है, आइस भी पर्याप्त है दुनिया का अंत लाने के लिए। क्लियर है क्या ये बात? ये तो इसका हो गया लिटरल मीनिंग। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने लिटरल और फिगरेटिव मतलब समझाया था। लिटरल मीनिंग तो ये हो गया। अब सुनो असली में क्या बोलना चाहता है पोएट। पोएट थोड़ी फायर और आइस के बारे में बात करेगा। पोएट लोग कभी भी वो चीजें जो साइंटिफिक माइंड देखते हैं ना, वो लोग नहीं देखते, ये बहुत फिलोसफिकल चीजें देखते हैं। फिलोसफी देखो इसके पीछे क्या है। अब इन दोनों लाइन पे जो मैंने मार्क करी है ना, इन पे वापस आओ। पोएट बोलता है कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया आइस की, फायर की वजह से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस की वजह से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जहां तक मैंने डिजायर को जाना है, चीजों को पाने की इच्छा को जाना है, लोगों की लालसा को जाना है, लोभ को जाना है, मुझे लगता है फायर की वजह से खत्म होगी। तो पोएट का यहां जो फायर और आइस का मतलब है ना भाई, वो कुछ और ही है। फायर जो है उसका मतलब है पोएट का फायर के पीछे ऐसे
ए फायरी इमोशंस, फायरी या वायलेंट इमोशंस जो कि बड़े खतरनाक हो सकते हैं अपनी एक्सट्रीम फॉर्म में। कैसे इमोशंस? जैसे कि डिजायर का, सबसे पहले उसने डिजायर ही बताया है, ठीक है। एंगर का, गुस्से का, क्रूएलिटी का, निर्दयता या क्रूरता, ठीक है। ब्रूटलनेस या ब्रूटैलिटी, ब्रूटैलिटी ना भी रखो तो रुथलेसनेस मान लो। निर्दयता मतलब बिल्कुल किसी के लिए बिल्कुल भी दया भावना, प्यार भावना हो ही ना, ठीक है। तो ये इमोशन जो है ना, फायर इमोशंस, इनको पोएट ने माना है कि फायर है। पोएट बोलता है जहां तक मैं डिजायर को जाना हूं, मुझे लगता है दुनिया का अंत इन इमोशंस की वजह से खत्म होगा। डिजायर, लोगों की पाने की इच्छा कि मैं पालूं भाड़ में जाए दूसरा, या एंगर मैं पालूं ये कर लूं मैं, मतलब अपना 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 कर लूं बस। अब दूसरा जो आइस है वो किसके लिए स्टैंड करता है भाई? तो आइस स्टैंड जो करता है वो देख लो किसके लिए। आइस जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है कोल्ड इमोशंस का। दूसरे स्टैंजा में बोला है ना, आई नो इनफ ऑफ हेट्रेड, नफरत की भावना को मैं जानता हूं, टू से दैट आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो नफरत की भावना विपरीत है वो वॉर्म इमोशन जो हम लोग के मन में है। वॉर्म इमोशंस कौन से होते हैं? प्यार की भावना, एक दूसरे के प्रति दया की भावना, कोई परेशानी में है तो सेंसिटिविटी उसके लिए कि यार तकलीफ हो रही होगी इसको, अभी इसको ठंड लग रही है, इसको कपड़े पहना दो। ये जो सेंसिटिविटी होती है ना आपकी, इस भावना को बोलते हैं वार्म इमोशंस। अब ये वार्म इमोशन ना खत्म हो गए हमारे अंदर से धीरे धीरे। स्पेशली कोविड के टाइम में आप लोगों ने खुद नोटिस करा होगा, हम लोग ना इतने ज्यादा सेल्फिश से हो गए हैं कि सब लोग परेशान थे, सब लोग मुश्किल से गुजर रहे थे, तो हम सब लोगों ने ये सोच लिया कि यार किसी और का बंदा जाए तो जाए, भाड़ में जाए, दवाई मिले ना मिले, मुझे मिल जाए बस। कोई मर रहा है तो मरता रहे। मतलब हम लोग इतना ज्यादा इंसेंसिटिव, इंडिफरेंट हो गए थे एक दूसरे के प्रति, राइट। तो वो कोल्डनेस जो है ना, पोएट बोलता है वो भी कारण बन सकती है दुनिया खत्म होने का। सोचो एक समय ऐसा आया, अभी ऐसे दुनिया में लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक दूसरे की सोचते हैं, इंसानियत के बारे में सोचते हैं, मदद करते हैं एक दूसरे की, उनकी वजह से चल रही है दुनिया। सोचो दुनिया में एक दिन ऐसा टाइम आए जब सारे लोग ही सेल्फिश हो जाएं, कोई किसी की मदद ही ना करे। रोड पे किसी को चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, कोई जाए ना उठाने के लिए, वो आदमी वहीं मर जाए। तो सोचो ऐसा फेस अगर आया दुनिया में, इतने कोल्ड हो जाएं लोग, उनके मन में दया भावना खत्म ही हो जाए, तो क्या होगा? तो हम जा रहे हैं इस दुनिया के अंत की तरफ। ये जो कोल्ड इमोशंस है, कौन कौन से कोल्ड इमोशंस हैं इसमें? सबसे पहले हेट्रेड, नफरत की भावना, इनसेंसिटिविटी यानी कि दूसरा का जो दर्द है उसको महसूस ना कर पाने की भावना, जेलसी जलन की भावना, एक दूसरे से हम जो जलते हैं वो, ठीक है। इनडिफरेंस यानी कि अगर कोई परेशान है तो ये नोटिस तक ना करना, इग्नोर कर देने की जो वो भावना है वो। तो पोएट ने फायर एंड आइस का मतलब जो बोला ना इसमें पोएम में, वो सिर्फ फायर आग और आइस नहीं माना है, उसने माना है इन इमोशंस को। फायर का मतलब ये डिजायर वाले इमोशंस, डिजायर एंगर वाले इमोशन, और आइस मतलब कोल्ड इमोशन, हेट्रेड नफरत की भावना, ठीक है। तो अब सोचो, क्या आपको लगता है कि ये इमोशंस अपने आप में पर्याप्त है दुनिया को खत्म करने के लिए? क्या आपको लगता है कि गुस्से का इमोशन या डिजायर का इमोशन इतना बड़ा होता है कि वो दुनिया को खत्म कर सकता है, वाकई में डिस्ट्रक्शन ला सकता है दुनिया की? आप बताओ, ईमानदारी से बताओ इसका जवाब। और दोनों में से यह भी बताना कि आपको कौन सा इमोशन ज्यादा स्ट्रांग लगता है दुनिया को खत्म करने के लिए। घोर कलयुग कोई बोल रहा है, घोर कलयुग, घोर कलयुग कोई बोल रहा है, बोथ दोनों लगते हैं। अच्छा, अब सोचो आप, डिजायर या एंगर क्या कर सकता है? मान लो अभी आप लोगों को पता है रशिया इज एट वॉर विद यूक्रेन, रशिया का वॉर चल रहा है यूक्रेन का। ऑलरेडी सिचुएशन बहुत खराब है इस वॉर की, मतलब रशिया बहुत कुछ हार चुका है, यूक्रेन 2 साल से लगभग वॉर में है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन है। सपोज करो कोई दिन ऐसा आया कि रशिया के ऊपर प्रेशर बन गया कि तुम हार रहे हो वॉर, बिल्कुल हार गया अगर रशिया तो बहुत बड़ी बेइज्जती है उसके लिए। पुतिन ने सोचा बाहर में जाए दुनिया, ऐसी की तैसी सबकी, वो न्यूक्लियर वेपन का बटन जो है उसने यूं दबा दिया, पट, गुस्सा आ गया उसको, एक्सट्रीम बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, उसने दबा दिया बटन। पूरी, अगर एक भी वेपन चलाना न्यूक्लियर वेपन, तो पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन चल जाने। एक कंट्री जिसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन चला वो दूसरे के ऊपर चलाएगी, फिर उसके अलाइज चलाएंगे, है ना। तो पूरी दुनिया में एक ही बार यूज होगा न्यूक्लियर वेपन का, क्योंकि उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया। तो एंगर आप समझ रहे हो कि डेफिनेटली एंगर पर्याप्त है। डिजायर भी अगेन उसी से रिलेटेड है, वॉर जो हुए जितने भी क्यों हुए, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कंट्रोल पाना चाहती थी,
राइट? तो ये अपने आप में डेफिनेटली पर्याप्त है। अब मेरा डाउट अगर कुछ हद तक है तो इन भावनाओं से है, क्या ये भी अपने आप में पर्याप्त है? कोल्ड, नफरत की भावना, इनसेंसिटिविटी या जलन की भावना, क्या ये भी पूरे हो सकते हैं कि इनकी वजह से भी दुनिया खत्म हो जाए? इतना ज्यादा हो, मतलब एक आध आदमी कोई मर जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो अलग बात है, पर क्या दुनिया खत्म हो सकती है इनकी वजह से? पॉसिबल है, बिल्कुल। सोचो, एक ऐसा इंसान है जो कि नफरत की भावना है बस उसके अंदर, और उससे जो उसका दूसरा इंसान है, मतलब जो भी उसका दोस्त है कोई, उसको समझ में आ गया कि यार ये बहुत नफरत वाला बंदा है, सबसे नफरत करता है। धीरे धीरे हो सकता है वो इमोशन फैल जाए सब लोगों में, और सब लोगों के अंदर ही नफरत की भावना हो गई, तो फिर क्या होगा? दुनिया का अंत ही होगा। तो डेफिनेटली ये दोनों इमोशंस दुनिया का एंड लाने में इक्वली केपेबल हैं। हां, मैं भी मानता हूं ये वाला जो एंगर और डिजायर वाला है, ये एकदम से एक्शन वाले, मतलब ये एकदम से ऐसा पॉइजन या ऐसी चीज जो कि तुरंत असर करती है ना, ये वो वाली चीज है। लेकिन और ये वाले जो है कोल्ड इमोशन, ये स्लो पॉइजन वाले हैं, मतलब ये धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन हैं ये भी असरदार। तो इसलिए ये बात सही है पोएट की कि ये तुरंत खत्म कर सकते हैं दुनिया को, ये धीरे धीरे खत्म करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों को ये पोएम समझ में आई? पोएम समझ में आई? आई ना? फटाफट से बताओ। आप एक बार ये पोएम दोबारा पढ़ के देखो, आपको अलग ही समझ में आएगा मैसेज। देखो ध्यान से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग मानते हैं दुनिया वो फायरी इमोशंस की वजह से खत्म होगी, डिजायर की वजह से खत्म होगी। कुछ लोग मानते हैं हेट्रेड की वजह से खत्म होगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जहां तक मैं जान पाया हूं डिजायर को, जहां तक मैंने टेस्ट करा है, ये दुनिया फायर की वजह से या फायर इमोशंस की वजह से ही खत्म होगी। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दूसरी बार खत्म होनी होती, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं नफरत की भावना को भी काफी हद तक जानता हूं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए नेगेटिव कोल्ड इमोशन जो है वो भी पर्याप्त हैं, एंड वुड सफाइस, और काफी होंगे। समझ में आई बात? आ गई होगी। मैसेज क्या मिलता है फटाफट से बताओ, फिर पोल है जल्दी से इसके बाद। क्या मैसेज मिलता है पोएट पोएम से? इस पोएम से क्या सीखते हो आप, ये बताओ। पोएट क्या मैसेज देना चाहता है आप लोगों को? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, ताकि मैं टाइम पे आपकी क्लास खत्म कर पाऊं। फिर वीडियो कॉल भी लेंगे। यस, 5 मिनट्स हम डेडिकेट करेंगे वीडियो कॉल को। मैसेज बताओ। मैसेज बड़ा सिंपल है, देखिए भाई। फायर इज डेंजरस, ये बता रहा है कोई। फायर ब्रिगेड को आसपास ही रखना चाहिए, टच में। ओके, मैसेज किसने बोला? डू नॉट गेट एंग्री, ठीक है। कोई बोल रहा है हेल्पफुल बना चाहिए, भाईचारा बना के रखना चाहिए, सेव द अर्थ, काइंडनेस होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी बचा के रखनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, यही मैसेज दे रहा है पोएट। पोएट ये बोल रहा है कि हम लोगों के जो नेगेटिव इमोशंस है ना, अगर हमने उनको कंट्रोल में नहीं रखा तो ये पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को खत्म कर सकते हैं। ये वार्निंग दी है हम लोगों को उसने, मैनकाइंड को एक वार्निंग दे रहा है ह्यूमन कि पोएट, कि आप लोगों को अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर आप उनको खुला छोड़ दोगे और अगर एक समय ऐसा है कि वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गए, तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो मैसेज ये मिलता है, वी शुड ऑल कंट्रोल आर इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस मोर प्रिसाइसली, हमारे नेगेटिव जो इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल रखना चाहिए। वी शुड ऑल, दूसरा मैसेज क्या आता है? बी काइंड एंड ह्यूमेन, एक दूसरे के प्रति काइंड और ह्यूमेन वाला ट्रीटमेंट रखना चाहिए। कुछ नहीं रखा भागा दौड़ी में, अगर आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए भाई, ये बोला जाता है, अगर आप एक अच्छा इंसान नहीं बन पाए तो कुछ नहीं रखा। क्योंकि रात को आपको जो नींद आएगी ना, जो सबसे जरूरी चीज है, आपने सब कुछ कमा लिया हो दुनिया में, बहुत सारा पैसा, लेकिन आपको नींद ना आती हो रात को। क्यों नहीं आती रात को नींद? क्योंकि सुकून नहीं है मन में। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब शायद आप कहीं गड़बड़ कर रहे हो दिन में दोस्त, आप किसी को बहुत ज्यादा गलत तरीके से परेशान कर रहे हो, या आप कुछ गलत ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपके मन में गिल्ट है और वो गिल्ट आपको सोने नहीं दे रहा। तो ये बोला जाता है, अगर आप कुछ गलत करते हो ना, सबसे पहले आपकी नींद जाती है, आपको नींद आना बंद हो जाती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही, इसका मतलब समझ जाओ आप शायद दिन में कुछ अच्छा नहीं कर रहे। अगर दिन में अच्छा करोगे तो नींद आराम से आ जाएगी, अगर आप एक अच्छा इंसान हो तो भी आ जाएगी। ठीक है, राइम स्कीम क्या है? क्वेश्चन बता दो फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को बतानी है राइम स्कीम क्या है, कौन कौन से वर्ड देखने हैं।
बड़े ध्यान से देखो भाई, इसकी राइम स्कीम पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि राइम स्कीम ट्रिकी है इसकी। ये वर्ड देखने हैं पहले स्टैंजा के लिए, ये वर्ड देखने हैं दूसरे स्टैंजा के लिए। जल्दी से बता दो फटाफट से भाई, पहले स्टैंजा की और दूसरे स्टैंजा की राइम स्कीम ध्यान से देखोगे तो अलग अलग है दोनों की। नोटिस करने वाली बात यह है। ओके देखो, ध्यान से देखो अब बच्चा पार्टी। ओके 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 ओके, देखो पहला जो फायर है इसको ए मान लू। आइस क्या राइम कर रहा है फायर से? नहीं, तो इसको बी मान लेता हूं आइस को। फायर के साथ डिजायर राइम कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो यहां फिर से ए मान लेता हूं। अब आइस के साथ ये वाला फायर राइम कर रहा है? नहीं, फायर के साथ तो राइम कर ही रहा है, तो ये ए हो गया। ये पहले स्टैंजा की राइम स्कीम क्या हो गई? पहले स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी ए, ये राइम स्कीम हो गई। अब दूसरे की देखो, ट्वाइस ए मान लो इसको। हेट ट्वाइस से राइम तो नहीं कर रहा, इसको बी मान लेता हूं। आइस ट्वाइस के साथ राइम कर रहा है, जी हां, तो ए मान लेता हूं। ग्रेट हेट के साथ राइम कर रहा है, इसलिए बी मान लेता हूं। सफाइस आइस और ट्वाइस के साथ राइम कर रहा है, इसलिए ए मान लेता हूं। क्या राइम स्कीम हो गई इसकी? पहले वाले पैराग्राफ की थी ए बी ए, इसकी है ए बी ए। कैसे राइम स्कीम आई है समझ में आ गया आप लोगों को? इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये राइम स्कीम कैसे निकल के आई ये तो पता चल गया ना? ठीक है, तो पहले की ए बी ए और फिर है ए बी ए। अरे ए बी ए एंड देन, अरे 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 गलत ऑप्शन दिए हुए हैं यहां पे। ए बी पता नहीं, अलग ही लेवल की है, बट एनीवे पार्डन मी फॉर दिस। हाँ ये गलत है ऑप्शंस, यहां पर ऐसा होना चाहिए था ए बी ए और ए बी ए, ये होना चाहिए था। मैं इसको गलत कर रहा हूं, एक्सक्यूज मी फॉर दिस। अगर ये आप लोगों को गलत हुआ तो कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा सही से। इसमें जो है गलती हो गई है डीटीपी ऑपरेटर से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट एनीवे आप में ज्यादातर लोगों ने सही बोला है। क्या आपको ये समझ में आया राइम स्कीम क्या है इसकी? क्या आपको ये समझ में आया राइम स्कीम क्या है? एक तो दोनों स्टैंजा की राइम स्कीम अलग रखी है जान के पोएट ने। क्यों? क्योंकि पहले स्टैंजा में बात करता है वो फायर की और दूसरे में बात करता है आइस की। इन दोनों को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से वो रखना चाहता था, प्रेजेंट करना चाहता था आपको, इसलिए दोनों की राइम स्कीम भी अलग रखी है। क्या ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं, क्लियर है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? किस चीज से कंपेयर करता है फायर पोएट? फायर को किसके जैसा बताता है? हेट्रेड के जैसा, डिजायर के जैसा, हॉट के जैसा, या बोथ 1 and 3? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। कमान 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 कमान। जल्दी बताओ किससे कंपेयर करता है ना? बोलता है पोएट की आई नो इनफ ऑफ दिस। जो फायर वाला स्टैंजा है उसमें किससे कंपेयर करता है ये बोल के एग्जाम्पल देता है एक चीज का कि यार ये है फायर वाला इमोशन। करेक्ट आंसर क्या है उसका? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिजायर से कंपेयर करता है। आई नो इनफ ऑफ डिजायर, बहुत बढ़िया, नॉट बैड। आगे देखिए नेक्स्ट, व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेयर फायर? पोएट उन लोगों से क्यों अग्री करता है? होल्ड विद दोज मतलब उन लोगों से अग्री क्यों करता है जो फायर को फेवर करते हैं? क्यों? बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, बिकॉज द लस्ट फॉर मटीरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली एंड नन अबाउ। लस्ट मतलब लोभ ही होता है, किसी चीज को पाने की इच्छा, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इच्छा। आपने पा लिया तो और पाऊं और पाऊं और पाऊं, है ना? वो जो इच्छा है उसकी बात हो रही है यहां। जल्दी बताइए फटाफट से। लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, या हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग, या लव अमंग इज इंक्रीजिंग? क्या बढ़ रहा है लोगों के बीच में जिसकी वजह से पोएट बोल रहा है कि मैं फेवर हूं, फायर को फेवर करता हूं? ध्यान से देना इसका आंसर। फायर को फेवर क्यों कर रहा है पोएट? क्योंकि डिजायर वाला एंगल है ना? डिजायर का एग्जांपल दिया उसने, क्योंकि डिजायर को काफी जानता है। तो इन तीनों में से डिजायर के नियरेस्ट कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लस्ट, लोभ। ठीक है, किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा इच्छा। ओहो, हेट्रेड अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, ये तो आइस वाला हो गया ना। हेट्रेड तो आइस को रिप्रेजेंट करता है भाई।
भूल गए शायद आप ये बात। नेक्स्ट, विच ऑप्शन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज। ये जो फ्रेज है आई होल्ड विद, ये होल्ड विद जो है एक तरह से इसका मतलब पूछा है आपसे। आई होल्ड विद जो है इसका मतलब पूछा है आई एम एन एक्सपीरियंस्ड एज, स्ट्रांगली डिसएग्री विद, हैव द सेम ओपिनियन एज, हैबिचुअली अवॉइड। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, होल्ड विद को किससे रिप्लेस कर सकते हो इन तीनों में से? एक तरह से मतलब ही पूछ लिया आपसे होल्ड विद से। अभी बता भी दिया है मैंने इससे जस्ट पहले गलती से वो। अब आप बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, फटाफट से बताओ भाई, फटाफट से बताओ। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा वैसे कि आपको पर्सनली कौन सा इमोशन ज्यादा स्ट्रांग लगता है टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, बट एनीवे वो डिस्कस करेंगे एक बार वीडियो कॉल पे। ऑप्शन सी, हैव द सेम ओपिनियन एज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 64 ने सही दिया, बहुत बढ़िया, नॉट बैड। पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं फटाफट से, आप ऑलरेडी एक्वेंटेड है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है बस। तो सबसे पहले जो येलो में हाईलाइटेड है उनका बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है उनमें, जो येलो में है। जैसे यहां पर WW व की आवाज रिपीट हो रही है, यहां फ की फेवर फायर में फ की आवाज रिपीट हो रही है, और यहां पर भी स की आवाज रिपीट हो रही है। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहां पर, जल्दी बताओ फटाफट से, कमेंट में चाहिए मुझे जवाब, कमेंट में चाहिए जवाब, जल्दी से बच्चा पार्टी। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है एलिट्रेशन। येलो में जो है वहां पे एलिट्रेशन यूज हो रहा है, क्यों? क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। अब ग्रीन वाला बता दो, देखो यहां पर आइस और इनमें भी आवाज रिपीट हो रही है ना, एक वावल साउंड रिपीट हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया? बहुत बढ़िया, मिल गया जवाब मुझे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा बताओ, कम ऑन, दूसरे वाला बताओ, दूसरे वाला फटाफट से, दूसरे वाला बताओ, जल्दी से बताओ। एजोनेंस आ गया, ठीक है, एजोनेंस है यहां पर क्योंकि वावल साउंड रिपीट हो रहा है, एक वावल साउंड रिपीट हो रहा है, बिल्कुल क्लियरली, ठीक है। तीसरा अब मैं आपको एक अंडरलाइंड वाले जो है ना, ये दोनों आप देख रहे हो यहां सम से, और यहां पर सम से अंडरलाइंड है, इन दोनों भी एक पोएटिक डिवाइस है जिसका नाम होता है एनाफोरा। अभी बताता हूं उसका क्या मतलब है। जब भी पोम में कोई भी वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड रिपीट हो तो रिपीटिशन होता है, ये तो आपको पता होगा, नाम बिल्कुल सिंपल है। अगर वर्ड या फ्रेज रिपीट हो रहा हो तो रिपीटिशन हो गया। लेकिन अगर रिपीटिशन लाइन की शुरुआत में हो रहा हो, जैसे यहां पे सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से नाइस, थोड़ा सा असर आ गया ना बात में, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, तो सम से जो है वो लाइन की शुरुआत में रिपीट हो रहा है। जब भी रिपीटिशन लाइन की शुरुआत में हो तो एनाफोरा होता है, ठीक है। रिपीटिशन at the beginning of consecutive lines। अगर आसपास की जो लाइंस हैं जो एक साथ आ रही हैं लगातार, उनकी शुरुआत में आप रिपीटिशन देखें किसी वर्ड की, तो वो हो गया एनाफोरा, ठीक है। अब देखो यहां पे एक और चीज, ये मैं मिस कर गया, यहां पर भी इफ और इट में ई की आवाज रिपीट हो रही है, तो ये भी एजोनेंस का एग्जांपल हो गया। अब और बताओ फटाफट से, पोएटिक डिवाइस और कौन कौन से हैं बड़े क्लियरली? क्या आप यहां पर देख रहे हो कि पहली लाइन के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, इस लाइन के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यानी कि कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पंक्चुएशन मार्क नहीं होना कौन सा पोएटिक डिवाइस हो गया? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। हां, एंजैम्बमेंट। बताया था ना कि जब एक सेंटेंस के एंड में कोई भी पंक्चुएशन, जैसे आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट के बाद कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा ना, कॉमा फुल स्टॉप कोई भी मार्क नहीं है, और अगली लाइन स्टार्ट हो गई है, इसका मतलब यहां पर एंजैम्बमेंट यूज हुआ है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया पिंक कलर में, एंजैम्बमेंट का एग्जांपल। और बताइए, और बताइए फटाफट से, क्या मैं बोल सकता हूं ये कि जब इसने पोएट ने बोला सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से नाइस, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, और अगर द वर्ल्ड हैड टू एंड आई नो इनफ ऑफ इट, जब ऐसा सब पोएट बोल रहा था, तो क्या आप इमेजिन कर सकते थे दुनिया को आग और आइस की वजह से खत्म होते देख सकते थे? डिस्ट्रक्शन इमेजिन कर सकते थे वो? अगर हां, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ मेरे भाई? इमेजरी, इमेजरी भी यूज हुआ है ना, बिल्कुल। और इसके साथ साथ लास्ट, क्या यहां पर फायर और आइस
का कोई हिडन मीनिंग भी है? फायर और आइस का कोई हिडन मीनिंग भी है? हां, अगर है तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ? बहुत बढ़िया। इतनी तेज जा रही है चार्ट, क्या बताऊं मैं आपको। करेक्ट आंसर है सिंबोलिज्म। फायर और आइस जो है वो सिंबल हैं। फायर सिंबल है हॉट फायरी इमोशंस का, एंगर डिजायर का, और आइस सिंबॉलिक है कोल्ड इमोशंस का, जैसे कि हेट्रेड जेलेसी। ठीक है, क्लियर है क्या ये पोएटिक डिवाइसेस? बिल्कुल। क्या कोई और पोएटिक डिवाइस भी लगता है आपको? पर्सोनिफिकेशन बोल रहा है कोई, तो पर्सोनिफिकेशन कहां यूज हुआ ये भी बता दो। वट आई हैव टेस्टेड ऑफ, ये तो ठीक है, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। नहीं, मतलब यहां पर्सोनिफिकेशन तो यूज नहीं हो रहा। बताओ कहां यूज हुआ है, अगर कोई पर्सोनिफिकेशन बोल रहा है तो। ये सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को अभी। अब क्वेश्चन, इसकी समरी अटैच कर दिया है, इसके कुछ क्वेश्चन है फटाफट से पोएटिक डिवाइस पे, जल्दी से बताओ एक बार उनका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम फायर एंड आइस? इनमें से कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आपको दिखे? एलिट्रेशन, एजोनेंस, सिंबोलिज्म या ऑल ऑफ दीज? कौन कौन से थे जल्दी बताओ। पैराडॉक्स तो नहीं है भाई, पैराडॉक्स तो नहीं है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। इसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं, कि इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है इसके वो फटाफट से डिस्कस करके आई विल ट्राई टू हैव अ वीडियो कॉल। एक छोटी सी कॉल रखेंगे एंड देन हम एंड करेंगे क्लास को। फाइन, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है। ये सारे ही हैं, सिंबोलिज्म भी है, एजोनेंस भी है, लिटरेशन भी है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अभी आपने देखा है ना। थोड़ा और अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होता कि आपको मैं क्वेश्चन यहां पे फ्रेज देता और उससे पूछता कि कौन सा पोएटिक डिवाइस में यूज हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी गलत कैसे कर दिया आप लोगों ने। इसमें बताओ जी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस है? ध्यान रखना, सिर्फ इसी लाइन में पूछा है, इसके साथ कोई और लाइन नहीं दी है, सिर्फ एक ही लाइन में पूछा है कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है इसमें, बताइए। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कमान 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 कमान, यू ऑल आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। जल्दी से बता दो सही जवाब। अब खुश कर दो यार मुझे, इसका आंसर सही दे दो। आप लोग गलती गलती कर रहे हो छोटी छोटी, बिल्कुल बिल्कुल बीच में। मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, एलिट्रेशन है, या ऑक्सीमोरोन है? अब ये तीन तो मैं बता चुका हूं आपको। पर्सोनिफिकेशन नहीं बताया। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब ह्यूमन क्वालिटी देते हैं किसी नॉन लिविंग चीज को, ट्रीज आर डांसिंग वाला बता दिया था ये भी। ऑक्सीमोरोन होता है जब आप दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ यूज कर दो, बिटर स्वीट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, हां बहुत प्रोमिनेंटली यूज हुआ है। देखो स की आवाज रिपीट हुई यहां पर, और यहां वर्ल्ड विल में व की आवाज रिपीट हुई। करेक्ट आंसर हो गया एलिट्रेशन, ऑप्शन सी। 75% ने करेक्ट दिया, बहुत अच्छे, नॉट बैड। अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इनको फटाफट से डिस्कस करते हैं एक बारी। देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आपको लगता है वर्ल्ड किसी दिन अंत हो सकता है वर्ल्ड का? हाँ, कभी ना कभी तो होगा ही, हर चीज जो भी बनी है उसका एंड कभी ना कभी होता है। Have you ever thought what would happen if the sun gets too hot that it bursts or grows colder and colder? Again यही पूछा है यहाँ पे इनडायरेक्टली आपसे कि क्या आपको लगता है दो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो क्या है दुनिया के खत्म होने के? तो एक है आइस वाला, एक है फायर वाला। इसको एक्सप्लेन कर देना है पहले पॉइंट में। अगर सन बहुत ज्यादा, लिखा है इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट, अगर सन इतना ज्यादा गर्म हो जाए कि वो फटी जाए तो आइस की, फायर की वजह से खत्म हो जाएगी दुनिया। और अगर वो ठंडा पड़ गया तो आइस की वजह से हो जाएगी, है ना? क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ये अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। अब आप बताना, What do fire and ice stand for? Here are some ideas. आपको हर एक जो यहां पर इमोशन दिया हुआ है उसको टैग करना है विद फायर एंड आइस। ग्रीड, लालच, आप किससे टैग करोगे उसके? फायर से जुड़ा हुआ लगता है या आइस से जुड़ा हुआ लगता है? फायर मतलब डिजायर से जुड़ा हुआ है या हेट्रेड से जुड़ा हुआ है? मतलब किस चीज से रिलेटेड है ये बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी। चलो इसको वीडियो कॉल पे करते हैं, रुको वीडियो कॉल पे करते हैं, इसको वीडियो कॉल करनी है। लेट्स डू दिस ऑन वीडियो कॉल। हाँ, अभी आपसे पूछता हूं, आप बताना फिर किससे जुड़ा हुआ लगता है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे ये। तो पहले एक बार आप लोगों को पोल रिजल्ट्स दिखा दूं। अक्षता जैन टॉप द चार्ट्स, वाह। मोहम्मद रेहान, हेक, विश्वजीत, बहुत बढ़िया, टॉप 3। प्रीतम, प्रियांशी, पार्थ, अक्षरा, अध्ययन, सारा, निहारिका, वेल डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। टॉप 10 है ये हमारे। कीप इट अप, कुडोस टू यू फोक्स। आपसे मैं कोशिश करता हूं वीडियो कॉल पे कनेक्ट करने की। इनफैक्ट लेट मी ट्राई टू कनेक्ट विद
ओके ओके ओके, रेडी, रेडी हैं क्या हम? ओके, एक मिनट डिस्कस कर लेते हैं जरा, हम इतने मीनवाइल डिस्कस करते हैं, फिर हम जैसे ही वीडियो कॉल रेडी हो जाएगा तुरंत हम करेंगे एक बारी। अभी 1 मिनट दीजिए मुझे। सबसे पहले ग्रीड, लालच, डिजायर से रिलेटेड लग रहा है, जैसे किसी चीज को पाने की इच्छा लगती है जो वो वाला, तो फायर मान सकता हूं इसको। एवरेज, एवरेज मतलब होता है लोभ, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा जब आप मेटेरियल चीजों को गेन करना चाहते हैं तो वो होता है एवरेज। अगेन ये डिजायर से जुड़ा हुआ लग रहा है। क्रुएलिटी, निर्दयता, क्रूरता, जब आप इतना ज्यादा क्रूअल हो जाए, जैसे जो अंग्रेज लोग थे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूअल थे, उन्होंने बिल्कुल ही ह्यूमन ट्रीटमेंट भी नहीं दिया हम लोगों को, तो अगेन ये क्रूअलिटी जो है वो किससे जुड़ा हुआ लग रहा है? फायर से। लस्ट, लस्ट रिलेटेड है मेटीरियल चीजों को पाने की इच्छा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इच्छा जब होती है, डिजायर जब होती है आपकी, तो होता है वो, ठीक है, ये भी फायर है। आगे देखिए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, दो चीजों का टकराव जो होता है वो, राइट, टकराव जब हो, जब दो लोगों में, दो चीजों में, है ना, टसल जो, तो ये भी फायर से रिलेटेड लग रहा है, एंगर से जुड़ा हुआ है कुछ हद तक। फ्यूरी, एंगर, गुस्सा, फ्यूरी मतलब एंगर, तो ये भी फायर से है पक्का। इनटॉलरेंस, जब आप बर्दाश्त ही ना करो, कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, घर में किसी की शादी चल रही है, थोड़ा शोर आ रहा है, आपको लगे यार मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगा, शोर बंद करवाओ ये शादी वादी, ये होता है इंटॉलरेंस। सहिष्णुता, असहिष्णुता, ये टर्म्स आपने सुने होंगे। इंटॉलरेंस का मतलब होता है असहिष्णुता, जब आप बर्दाश्त ना करो, ये आइस से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। रिजिडिटी, सख्ती, यानी कि जैसे मैं एक सिस्टम बना दूं क्लास में कि किसी को भी जब तक मैं ना बोलूं परमिशन लिए बिना कुछ करना ही नहीं है, मैं बहुत रिजिड हूं और इस बात पे सख्त हूं मतलब, तो ये हो गया रिजिडिटी। ये किससे रिलेटेड है? थोड़ा सा कोल्ड हो जाने वाला इमोशन है ना, कि यार मैं सामने वाले को कंसिडर नहीं कर रहा हूं बिल्कुल कुछ, राइट, तो ये हो गया आइस से। इनसेंसिटिविटी, जब आप किसी भी इमोशन से, इनसेंसिटिविटी का एग्जांपल देता हूं, मान लो आप गुजर रहे हो कहीं से, ठंड है, भरी ठंड, आप कार में जा रहे हो, आपने रास्ते में देखा बराबर में लोग बैठे हैं जिनके पास कपड़े भी नहीं है, किसी तरह ठंड में बेचारे ठिठुर रहे हैं, आपने कार में क्या करा, अपना एसी और तेज कर लिया, जो गर्मी वाला हीटर होता है वो और तेज कर लिया, लेकिन उनकी तरफ देखा भी नहीं, अरे अरे यार ठंड लग गई इनको देख के, है ना, ये होती है इनसेंसिटिविटी, कि आप दूसरे का दर्द ही ना समझ पाओ बिल्कुल, राइट, तो ये हो गया किससे रिलेटेड? आइस से, क्योंकि कोल्ड इमोशन मान लो कुछ हद तक आप इसको, राइट। कोल्डनेस, कोल्डनेस तो सीधा बिल्कुल आप ठंड मतलब वो है, बिल्कुल आप निष्ठुर हैं, आप कुछ दर्द तकलीफ आप महसूस ही नहीं करते बिल्कुल, राइट। तो अब हमारा फीचर रेडी हो गया, अब मैं एक बारी कॉल कर लेता हूं आप लोगों को, एक दो आपसे पूछता हूं यहां से, और अगर कनेक्ट हो सके तो विश्वजीत से भी कनेक्ट करते हैं, प्रियांशी से भी कनेक्ट करते हैं, और पार्थ से कनेक्ट करते हैं, देखते हैं इन चारों में से मैं कनेक्ट कर सकता हूं क्या किसी से। ओके 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 ओके, आई कैन सी कुछ तो लोग हैं जरूर, लेट्स सी इफ वी हैव, वी आर एबल टू कनेक्ट विद देम। शिवांश और, हे हाय प्रगति, हाय प्रगति, कैन यू हियर मी? आई कैन सी राइट, आई एम, यस आई एम वेरी क्लियर, आई एम एबल टू सी यू वेरी क्लियरली। कहां से हैं आप? वेयर यू फ्रॉम? यू आर फ्रॉम, सॉरी आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है प्रगति, स्टिल कांट हियर यू। एक बारी अपना इंटरनेट, हाँ अब आई थिंक इट्स स्टिल फाइन, आप बोलिए, दोबारा से बोलिए एक बारी। नोप्स, प्रगति इट्स ओके, शायद आपके एंड से कुछ मे बी इंटरनेट का इश्यू है, एक बारी आप, हेलो,
प्रॉब्ली इट्स समथिंग आपके एंड से ऐसा लग रहा है जैसे इट्स द कनेक्टिविटी इज नॉट गुड, तो एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा ट्राई करिए। मैं एक बारी और, ठीक है, जिन भी हम लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, मेरा नेम ओके, ये लो, आपसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं एक बारी सर। लेट्स सी अगर कुछ लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं हम तो। शिवांश, प्रगति, रागनी, इनमें से कोई कनेक्ट हो सकता है क्या? वी आर जस्ट ट्राइंग ऑफ, हाँ, समटाइम्स इट माइट नॉट जस्ट कम ऑफ। हे रागनी, हाय। Hi, sir. हाउ आर यू? Oh my God, sir, you added me. ओह, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। कैसे हैं आप? Yes, sir, can I take a video? श्योर श्योर श्योर, यू ऑलरेडी ऑन अ वीडियो कॉल। कैसे, इसके बाद कैसे करोगे वीडियो कॉल पे? Sir, I didn't thought I was trying. In comment section, I was putting like me, sir, please. यस यस यस, You added me. यू आर हियर डियर, आप चिंता ना करो, आप ऑलरेडी वीडियो कॉल पे हो। आप मुझे बताओ कैसे एक्सपीरियंस था आज की क्लास का, और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जल्दी से फिर। Okay, sir. Sir, it was good. इट वाज नाइस। क्या आपको समझ में आया? दोनों पोम समझ में आई? हाँ, sir. बहुत बढ़िया। और वो जो आपने second question किया है ना, हाँ उसमें cruelty है, हाँ हाँ, वो fire से stand नहीं होता, I think. किससे जुड़ा हुआ है? Ice से stand होगा. क्यों? Cruelty, ice से जुड़ा हुआ है, sir. क्यों, वाई? I think so. Sir, because I नि- think so, लग रहा है, sir. एक अच्छा रीजन दो, हो सकता है दोनों आपको, हो सकता है आपको आइस से जुड़ा हुआ लग रहा है तो पॉसिबल है, वैलिड हो, लेकिन एक रीजन देना होगा आपको। तो आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसा आप सोच सकते हो कि कोई निर्दयी हो जाता है तो बहुत कोल्ड हो जाता है वो। जो कोल्ड पीपल होते हैं वो किसी की मतलब सेंस नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया, मतलब एक टाइप से ना, मतलब बुरे होते हैं। वेरी नाइस। वो जो जो क्रूअल लोग होते हैं बहुत कोल्ड होते हैं अंदर से, तो कोल्ड इमोशन से एसोसिएटेड लग रहा है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं इसको आइस भी टैग कर देता हूं, दोनों के साथ टैग हो सकता है। कुछ कोई इमोशंस ऐसे हो सकते हैं जो कि दोनों के साथ टैग हो जाएं। अब एक इमोशन और है यहाँ पे, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब होता है इग्नोरेंस। तो आपको वो किससे जुड़ा हुआ लगता है? हाँ सर, इनडिफरेंस आई थिंक सो कोल्ड से जुड़ा हुआ है। आइस से, ठीक है, बिल्कुल सही। इंडिफरेंस मतलब इग्नोरेंस, जब आप किसी दूसरे की तरफ ध्यान ही ना दे रहे हो, कोई क्या बोल रहा है इससे फर्क ही ना पड़े आपको। जैसे आप अभी कुछ जवाब दे रहे हो ना, बोल नहीं ये गलत है रागिनी, ये मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, अगर ऐसा बोलना शुरू कर दूं तो ये इंडिफरेंट एटीट्यूड होता है। हाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, राइम स्कीम में और पोएटिक डिवाइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बताइए, डाउट बताइए। ऐसे लेक्चर देखने वाली हूँ। हाँ, इट्स ओके, देखिए, लेकिन क्या डाउट है एक बारी बता दो, हो सकता है किसी और का हो, मैं भी साथ साथ क्लियर कर देता हूँ। सर वो राइम स्कीम है ना, तो उसमें है ना हमारे स्कूल में डस्ट ऑफ स्नो के लिए ABAB CD ये दिया हुआ है। अच्छा, कई स्कूल्स में क्या होता है कि स्टैंजा जो है ना उसको अलग अलग करके बताते हैं। इट्स ओके, जो आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं किसी को वो कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है ये आपको बता दूं, उसमें ABCD जिस भी तरह पैटर्न से आप करोगे वो वर्क करेगा। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपको 4 लाइन दी जाएंगी और पूछा जाएगा इनकी क्या राइम स्कीम है, तो उसमें आपको वही पैटर्न से चलना पड़ेगा। वर्ड देखना होगा, अगर सेम राइमिंग वर्ड्स हैं तो उनको ए टैग कर दो सबको, और डिफरेंट है तो उससे आगे चलते चले जाओ, ABCD चलते चले जाओ। ठीक है, ये पैटर्न होता है, स्टैंडर्ड तरीका ये है। बाकी अलग अलग जगह कुछ अलग अलग टीचर्स वेरिएशंस में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, ओके। और कुछ डाउट है? पोएटिक डिवाइसेस में कोई डाउट है? कोई पोएटिक डिवाइस समझ नहीं आया तो बताओ। सर समझ आया है, लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करूंगी तो समझ आएगा शायद मुझे। ठीक है, गुड टू नो, बहुत बढ़िया रागिनी। आई कैन सी कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हो एंड वंडरफुल टू कनेक्ट विद यू। दोबारा कनेक्ट करेंगे जल्दी, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू। हाँ बोलिए। मुझे लाइक इंग्लिश समझ आ रहा है, लाइक आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं एज कम्पेयर टू माय स्कूल टीचर्स। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके, सो थैंक्स सर। थैंक यू सो मच, सच अ नाइस, सच हार्ट वार्मिंग वर्ड्स रागिनी। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। हमारे लोगों के लिए, टीचर्स के लिए रिवॉर्ड्स यही होते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और आप अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर दें, और कुछ नहीं चाहिए होता हमें।
ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक. यू हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय. ठीक है एवरीवन, आई थिंक विल एंड द क्लास विद दिस. एक लास्ट क्वेश्चन और है कि राइम स्कीम इसकी अलग अलग है दोनों पैराग्राफ की, क्यों? तो जो दो आइडियाज है उनको कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, उनको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए सिर्फ. ठीक है, इसके साथ हम क्लास खत्म करते हैं. इसके आंसर्स ये रहे और आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, वो आप जरूर करिएगा. मैं करता हूं अपनी क्लास खत्म. हमने टाइम थोड़ा सा एक्सीड किया है बिकॉज ऑफ द वीडियो कॉल. अगली क्लास में हम और भी लोगों को ऐड करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच, इट वाज अ लवली क्लास फॉर मी. एक बहुत अच्छा मैसेज आप लोगों को मिला इन दोनों फॉर्म से, उसको दोबारा एक बार समझने की कोशिश करिएगा. प्रोसेस, थिंक अबाउट इट, स्लीप ऑन दैट थॉट. ये सोचते हुए रात को सोइएगा, हो सकता है आपको कुछ बड़ा अच्छा रियलाइज हो. मैं इस थॉट के साथ आपको छोड़ के जाऊंगा आज, एंड आई विल टेक यू लीव नाउ. दिस इज अनुराग त्यागी साइनिंग फॉर द डे. थैंक यू सो मच, यू हैव अ गुड डे अहेड. बाय बाय.